और मेरे दो सहयोगी हैं मानसी दवे और अभिषेक सत्यव्रतम। और अगले 1 से 1.5 घंटे में हम आपको जो है बाजार के इम्पॉर्टेंट एक्शंस, ग्लोबल क्यूज और एफएनओ और ट्रेड सेटअप्स वो बताएंगे। एक्सपर्ट कॉल्स भी रहेगी और ओवरऑल जो है क्या बाजार का जो है मोमेंटम लगता है, क्या इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए 4 बड़े अहम बात को जो हम फोकस कर लेते हैं और बाजार के जो सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं ट्रिगर्स आ रहे हैं उस पर हमारी नज़र आती है। यूएस मार्केट्स में करीब 2.5% की जो है उछाल देखने मिली। गिफ्ट निफ्टी जो है अभी जो है आप कह सकते हैं सपाट लेवल्स पे है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था कि सपाट स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी गिरावट आई थी। और इसके अलावा एफआईज की बात करें तो कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 348 करोड़ का जो है ग्रीन बाय आया है और डीआईज की खरीदारी देखें तो 10,000 करोड़ की खरीदारी आई है। ऑफकोर्स इसमें जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स भी आए थे, खासकर कि आप कह सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, जहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने एब्जॉर्प्शन ली है, तो उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन बहुत लिक्विडिटी जो है बाजार में आ रहा है। अगर हम बात करें आपके सेकेंडरी मार्केट्स में तो यहाँ पे आईटीसी की बात करें तो 11,550 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील संभव है। बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको लगभग 2.3% स्टेक की जो है बिकवाली कर सकता है और इसका जो है आंकड़ा है ऑलमोस्ट आप जो फ्लो प्राइस है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ शेयर्स के ऊपर है। बीडीएल की बात करें, भारत डायनेमिक्स के नतीजे बहुत मजबूत आए हैं। आय में लगभग 108% की बढ़ोतरी आई है। हालांकि एलआईसी के नतीजे कमज़ोर देखने मिले हैं, खास करके उनके सॉल्वेंसी रेशियो और जो नेट प्रीमियम इनकम है वहाँ पे गिरावट देखने मिली है। तो ये जो है पूरी अपडेट आ रही है कि बाजार के ये सबसे बड़े संकेत हैं। लेकिन अभिषेक, मार्केट सेटअप कैसा लगता है ज़रा बताएं। माफ़ करिएगा, पहले ग्लोबल के लिए मानसी ज़रा बताएं कि क्या सेटअप लग रहा है। ओवरऑल जो है यूएस का जो टैरिफ का इश्यूज़ है वो धीरे धीरे करके जो है कम हो रहा है, बट हमारा विक्स बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे चल क्या रहा है ग्लोबली और भारत में कुछ डीकपलिंग हो रहा है कि हम भारत अभी भी ग्लोबल क्यूज ही फॉलो कर रहा है? भारत ने काफ़ी समय से इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि अपनी चाल पकड़ी है शरद। गुड मॉर्निंग। और अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबल सेटअप को ही ध्यान में रखते हुए उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर आता है। हमारे खुद के ट्रिगर्स भी हैं और सही कहा आपने कि इस वक्त अगर कोई फेयर है तो फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स से है, जिस पर आगे विस्तार से बात होगी। लेकिन ग्लोबल सेटअप जिसके बारे में आपने बात करी, इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट ग्लोबल सेटअप अच्छा नजर आ रहा है। दिस मॉर्निंग अगर देखेंगे ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हल्की फुल्की चाल इम्प्लाइड ओपन पर जरूर देखने को मिलेंगी। सपाट कामकाज है, लेकिन कल ही हमने आपको संकेत दिए थे कि मेमोरियल डे के मौके के बाद जब यूएस के मार्केट्स खुलेंगे तो ठीक ठाक रुझान दिखेगा, क्योंकि टैरिफ फ्रंट को लेकर जो अटकलें थी, जो चिंताएं थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म हो रही है और उस पर कुछ ना कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते यूएस के मार्केट्स भी ठीक ठाक ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। अब शुरुआत एशियाई बाजारों से ही कर लेते हैं। एशियाई बाजार के अच्छे संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। जापान और निक्केई में लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा रुझान है, मजबूती के साथ कामकाज है। दूसरों अंकों की मजबूती वहां पर बिल्कुल देखने को मिली है। इसके अलावा हांगकांग में हल्की सी बढ़त पर कारोबार जरूर देखने को मिल रहा है। चाइना के मार्केट्स जो हैं वो एक फ्लैट ट्रेंड जरूर दिखा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के बाजार में शानदार तेजी का माहौल देखने को मिला है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि एशियाई बाजार से भारतीय बाजार के लिए सपोर्ट तो बिल्कुल है, इवेंचुअल इंपैक्ट जरूर दिखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ट्रंप की तरफ से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब भी ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी डिटेलिंग और टैरिफ के फ्रंट पर ढेर सारे बयान आते हुए नजर आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता ही है। और ठीक भारतीय बाजार में जैसे अर्निंग सीजन है, वैसे ही विदेशी बाजार में भी अर्निंग सीजन, यूएस मार्केट्स में भी अर्निंग्स का सिलसिला है। सीधा आ जाते हैं अमेरिकी बाजारों की चाल पर। शानदार तेजी, मेमोरियल डे के मौके पर बाजार बंद थे और उसके बाद जब खुले तो कल देर शाम अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड नजर आया। देखिए लॉन्ग वीकेंड उन्होंने एंजॉय किया उसके बाद, और ये ट्रेंड इसलिए नजर आया बिकॉज टैरिफ को लेकर चिंताएं जो हैं धीरे धीरे संभलती हुई, उस पर कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि समाधान निकल कर ज़रूर आ रहा है। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ टैरिफ 9 जुलाई तक टलने से ये असर देखने को मिला और ये कल बाजार बंद ज़रूर थे। मतलब मंडे मार्केट्स की अगर बात करें और फ्राइडे सेशन मेमोरियल डे के मौके पर मार्केट्स क्लोज ज़रूर थे, लेकिन हमने आपको संकेत दिए थे कि खबर जो आती हुई दिखी है, जो कुछ ना कुछ डिटेलिंग आ रही है टैरिफ के फ्रंट पर, जब यूएस के मार्केट्स कल देर शाम खुलेंगे तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा क्लियरली अगर देखेंगे इंडिसेस वाइज टेक्नोलॉजी हैवी नैस्डैक हो या फिर डाउ या एसएनपी, मजबूती का रुझान वहां पर। इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस डाउ की तरफ से 740 अंकों की मजबूती वहां देखने को मिली और 461 अंकों के उछाल के साथ
दिन की ऊंचाई पर नैस्डैक भी बंद होता रहा। तो कल डोमेस्टिक आईटी में हमने देखा था वोलेटाइल ट्रेड्स थे, लेकिन नैस्डैक की मजबूती जो है वो डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स पर भी एक इम्पैक्ट जरूर डालेगी, तो उस पर भी नजर रखनी चाहिए। नतीजों की जैसे मैंने बात की, आज बाजार बंद होने के बाद एनवीडिया के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, तो इन नंबर्स के इम्पैक्ट पर भी नजर रखनी होगी और देखना होगा कि चीन पर प्रतिबंध के बाद एनवीडिया पर कैसा असर होता है और नंबर्स पर रिफ्लेक्शन क्या क्या चीज़ों पर, कौन से पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें। और कल इस पर भी अब विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन कल 2:30 बजे जब मार्केट क्लोजिंग हम कर रहे थे इवेंट्स में, हमने आपको बताया था कि जो FOMC की बैठक हुई थी वो बैठक के मिनट्स आएंगे और मिनट्स जो है इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर नजर रखनी होगी। तो फेडरल रिजर्व की जो मई की बैठक थी उसके मिनट्स एक इंपॉर्टेंट इवेंट है आज के लिए, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल पास होने हैं और टैरिफ पर सफाई पर भी खास तौर से फोकस रहेगा। ट्रंप का ये कहना है कि EU के साथ ट्रेड वार्ता को लेकर एक सकारात्मक रुझान है, पॉजिटिव कदम पर नजर है और सूचना मिली है कि यूरोपियन यूनियन बैठक की तारीख भी जल्द से जल्द तय करने की बात करेंगे। ये काफी हद तक पॉजिटिव है, सकारात्मक है अपने आप में। उम्मीद है कि EU जो है, यूरोपियन यूनियन का बाजार US के लिए काफी हद तक बिजनेस वाइज, बिजनेस फ्रंट पर एक सिनर्जी इंपैक्ट क्रिएट करते हुए खुलता जरूर दिखेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अन्य संकेतों की बात करें, कमोडिटी मार्केट्स, बुलियन मार्केट्स, एनर्जी पैक की अगर बात करें, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में कमजोरी है, बाजार में वॉलेटिलिटी, लेकिन एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है। तो इसी के चलते सोने चांदी की चमक में थोड़ी सी फीकी, ये चमक थोड़ी सी फीकी पड़ना तो बिल्कुल लाजमी है। और कच्चे तेल में सीमित दायरे में कामकाज है, $64-65 के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल सेटअप की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी की इम्प्लाइड ओपन भी हल्की फुल्की है, कमजोरी यहां पर भी नहीं कही जाएगी, लेकिन US के मार्केट्स ठीक ठाक हैं और एशियाई बाजार से भी मजबूती है, तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है ग्लोबल फ्रंट पर। जी बिल्कुल मानसी, ग्लोबल फ्रंट पे तो ऑफ कोर्स ठीक लग रहा है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑफ कोर्स देखा था एक सेलिंग आया था। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस लीजिए या मुनाफा वसूली लीजिए, अभिषेक ये 25,000 का जो लेवल है एक टच होता है फिर नीचे आ जाता है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस भी हमने देखे। इंट्राडे हाई जो देखते हैं हम लोग इस मई के महीने में, ये 25,000 का लेवल जो है ये टिक क्यों नहीं रहा है, और टिक रहा है तो ज़्यादा दिन क्यों नहीं टिक रहा है? अभिषेक ज़रा बताएं बाजार का क्या सेटअप लग रहा है? शरद और मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सेटअप की बात करें तो अमेरिका से जो तेजी हम देख रहे हैं आज हमारे लिए शायद उतने मतलब के नहीं है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी हम रिएक्शन दे चुके हैं। सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव हैं और हो सकता है कि IT स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हम तेजी देखें, क्योंकि नैस्डैक की रफ्तार ठीक ठाक रही है। अदरवाइज उतने काम के नहीं है। बाजार अमेरिका के बंद थे, हमारे बाजार सोमवार के सत्र में इस पर रिएक्शन दे चुके हैं। आते हैं सेटअप के शरद, तो आप कल देखिए FIs और DIs दोनों की खरीद का आंकड़ा तो आपको दिखेगा। FIs की छोटी सी बाइंग है, लेकिन कल 2 बड़ी ब्लॉक डील भी थी। आपको याद होगा कल इंटरग्लोब की ब्लॉक डील हुई, राकेश गंगवाल ने स्टेक सेल किया है और ये 350 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। तो इसका मतलब ये है कि FIs की तरफ से कल के बाजार में पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, बल्कि FIs ने बिकवाली ही की है। और एक और आंकड़ा जिससे ये पुख्ता हो जाता है कि FIs ने बिकवाली की है, वो ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स में 2,300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग रही है FIs की तरफ से। हालांकि जो घरेलू फंड्स हैं वो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, लगातार वहां से बाइंग होती हुई दिख रही है। कल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो आंकड़ा है वो भारतीय बाजारों को मतलब सेंटिमेंट के लिहाज से हम कह सकते हैं पॉजिटिव है कि FIs बेच रहे हैं तो DIs खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के सत्र में बिकवाली क्यों हुई ये सबके मन में चल रहा होगा, क्योंकि कोई बड़े ट्रिगर्स ऐसे शरद थे नहीं कि कल बाजार गिरा क्यों। 2 दिन की तेजी के बाद कल गिफ्ट निफ्टी भी ऐसे कोई संकेत नहीं दे रहा था कि बाजार में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन कल भारी भरकम गिरावट आई। काफी ज्यादा हम वोलेटिलिटी देखें, और आप सही कह रहे हैं कि ये 6 सत्र हो गए जब निफ्टी 25,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। ये ट्रेंड एनालिसिस भी हमने किया है, इस महीने में ऐसा 6 बार हुआ है। बैक टू बैक तो 3-4 सत्र में हुआ था, लेकिन दिक्कत ये है कि टिक नहीं रहा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके पीछे के रीजंस ये हो सकते हैं, एक तो ये कि आप देखिए जो अर्निंग सीजन अब बीत चुका है, मतलब इक्का दुक्का कंपनीज के नतीजे आएंगे तो आएंगे। आज कमिंस के नतीजे आने वाले हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा, लेकिन अर्निंग सीजन से बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन कोई सरप्राइजेस निकल के नहीं आए हैं अर्निंग सीजन से। ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला अर्निंग सीजन नहीं रहा है। आप निफ्टी कंपनीज की अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो हार्डली 5 से 6% के आसपास की रही है, जो कि थोड़ी म्यूटेड है, मतलब थोड़ी निराश करने वाली है। दूसरी चीज ये है कि बाजार थोड़े चले हुए थे,
तो संभावना ये बन रही थी कि ठीक है प्रॉफिट टेकिंग आएगी, कल के सत्र में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी भी है, चलने के ट्रिगर्स नहीं है यहाँ से। अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन थोड़े से हीटेड नजर आ रहे हैं। हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि 6 महीने के हाइज पर निफ्टी का पी पहुंच गया है, 21 से 22 की रेंज में है। तो ये कंसर्न एफआईज के लिए भी होगा और कहीं ना कहीं बाजार को अगर यहां से चलना है तो इन कंसर्न्स का थोड़ा सा कह सकते हैं कि ईज आउट होना पड़ेगा। जैसा कि मानसी भी डिस्कस कर रही थी कि इंडिया विक्स लगातार वो हीटेड है। कल हमने देखा कि 3-3.5% के आसपास का उछाल रहा, 18.5 के ऊपर का इंडिया विक्स है। तो ये इन सारी चीजों का रिफ्लेक्शन ही है। बाजार के पास जो हम कह सकते हैं जो फ्यूल होना चाहिए चलने के लिए, वो फ्यूल फिलहाल मिसिंग दिख रहा है और एफआईज की तरफ से बहुत ही लैक लस्टर हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। कल आईटी शेयर ने दबाव बनाया, कल रिलायंस ने, एचडीएफसी बैंक ने, आईसीसी बैंक ने, यानी कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं जिनका वेट ही ज्यादा है, उनकी तरफ से बाइंग के फिगर नहीं आए और उसके चलते कल हमने देखा कि बाजार पर दबाव बनने का काम हुआ। एक चीज आज होनी है वो ये कि लिक्विडिटी बढ़ाने को लेकर आरबीआई कुछ कदम उठाएगा। वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन किया जाना है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का। मे भी शायद निफ्टी बैंक को थोड़ा सपोर्ट देने का काम करे, लेकिन ये कि बाजार ये जो सुस्त शुरुआत के संकेत दे रहा है, आज थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकती है। कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी होगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत वाली चीज जरूर है कि यहां से आगे चलने के लिए कोई खास ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। शरद, अभिषेक, ट्रिगर्स की तो बात हमने की है, लेकिन एग्रीकल्चर स्पेस में, लेकिन अभिषेक ट्रिगर्स तो थोड़े दिख रहे हैं और कुछ कुछ सेगमेंट्स में भी हमने देखा। ऑफकोर्स किसी के पॉजिटिव रिएक्शन आए, किसी के नेगेटिव रिएक्शन आए, और आपने कल पॉइंट भी किया था सीमेंट स्पेस पे और ओवरऑल ऑफ जो आप कह सकते हैं एसी वाले कंपनीज पे, जो उनकी जो समर की थीम है वो धीरे धीरे जो है आप कह रहे हैं ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं इस सेगमेंट में। एंड ऑफकोर्स एग्री थीम, कंजम्पशन थीम, उसका भी एक जो है इफेक्ट आ रहा है। अभिषेक, आपने पॉइंट आउट भी किया था कि जो आरबीआई के रेट कट्स है जो अगले महीने आ सकते, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। तो ऑफकोर्स इस पे तो हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। एंड निफ्टी बैंक पे जो है कल ऑफकोर्स गिरावट जो है देखने मिली थी, वो भारी हो गई थी। लेकिन चलिए, अब टेक्निकल गेस्ट जो है धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और इसके अलावा जो है एक बार FIDIs के आंकड़े देख लेते हैं ना। इसमें जो है 2 इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स आए थे तो उस पर भी नज़र डालते हैं। अभिषेक, निफ्टी बैंक की मेरी जो एक क्वेश्चन है सबसे पहला रहेगा कि FIDIs की तो आपने बात कर दी, निफ्टी का क्या अभी सेटअप लग रहा है, यहाँ से करंटली क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स आ सकते हैं? शरद, कल हमने देखा कि 24,700 के भी आसपास के हमने स्तर देखे निफ्टी के, और थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर आई। आखिरी घंटे में करीब 100 पॉइंट रिकवर करके निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से करीब 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई है। तो उतार चढ़ाव आज भी बने रहने के पूरे आसार बाजार में दिख रहे हैं। आज अगर मान लीजिए बाजार अगर कमजोर खुलता है, मान लीजिए अगर 50-100 पॉइंट अगर आपको 24,700-800 की रेंज में अगर मिलता है तो एक छोटी सी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट के वाले जो लोग हैं वो अभी दूर रहे, क्योंकि शॉर्ट के मौके बाजार में बन नहीं रहे, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, ट्रैप होने का कहीं ना कहीं डर है। तो यही है कि उतार चढ़ाव भरपूर है। आज के लिए सलाह ये होगी कि थोड़ा सा ना बाजार को सेटल हो जाने दें। गिफ्ट निफ्टी ये मतलब बिल्कुल शुरुआत का संकेत दे रहा है। देखते हैं कि ओपनिंग कैसी होती है। ओपनिंग के बाद आधे घंटे वेट कर लेना ठीक रहेगा। नई खरीद की अगर बात करें तो 25,100 के ऊपर अगर निकल जाए, क्योंकि 25,100 से 200 की रेंज में थोड़ा रेजिस्टेंस वाला लेवल दिख रहा है, लेकिन 25,100 के ऊपर निकले तो ही आप नई खरीद को लेकर निफ्टी में अटेम्प्ट करें। सपोर्ट की बात करें, जिनके लॉन्ग्स हैं, आप 24,700 का सपोर्ट लगा लें। 24,700 के नीचे अगर फिसलता है तो 24,500 बाजार के लिए एक बढ़िया वाला सपोर्ट रेंज बना हुआ है। और अहम रेजिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल वो 25,200 पर दिख रहा है। 25,200 जब पार होगा उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार 25,500 और उसके बाद हो सकता है 26,000 तक के मूव्स भी दिखाएगा। तो बाय ऑन डिप्स का ही ये बाजार फिलहाल दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो उतार चढ़ाव इसमें भी है। कल अच्छी चीज बस ये हुई कि 55,000 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने बचाया है, और नई खरीद अभी बचना चाहिए।
थोड़ा बाजार को चलने दीजिए, एक दिशा आने दीजिए। कल एक्सपायरी है, देखते हैं किस तरह की एक्सपायरी होती है। 56,000 के ऊपर ही आपको अटेम्प्ट करना है। 56,000 के ऊपर जब निफ्टी बैंक निकलता है तो फिर आप फिर से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार निश्चित तौर पर हो जाएंगे। 55,000, 54,500 ये निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है और 56,000 पर फिलहाल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यानी करीब करीब 1,500 पॉइंट के आसपास की रेंज निफ्टी बैंक के लिए होगी। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, कल हमने वोलेटाइल माहौल बाजार में देखा भी है। 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी है। पॉलिसी से पहले चूंकि ऑप्टिमिज्म है कि आरबीआई रेट कट करने वाला है, इस साल 2 से 3 रेट कट आ सकते हैं। उम्मीद है कि जून की पॉलिसी में भी एक रेट कट का तोहफा आरबीआई की तरफ से मिलेगा, तो थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए सपोर्टिव होगा। बट टेंशन बस यही है कि एफआईज का मूव यहां से क्या होता है। बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स आ रही हैं बाजार में, जो तेजी हमने देखी है मई के फर्स्ट हाफ में, उसके बाद तो वो सारी चीजें बाजार में हैं। लेकिन थोड़ा वोलेटाइल माहौल रहने की पूरी की पूरी उम्मीद है और एफआईज की चाल फिर से हम कहीं ये कहेंगे कि नहीं, थोड़ी क्रूशियल हो गई है। वो किस तरह से बाजार को व्यू कर रहे हैं, उनकी पोजीशनिंग किस तरह की होने वाली है, वो काफी जरूरी रहने वाली है शरद यहां से। एफआईज की जो है चाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, खासकर कि अब आने वाले दिनों में किस तरह मोमेंटम आता है। एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, तो इस पे भी वॉलेटिलिटी हमें देखने मिलेगा। लेकिन चलिए एक बार चौथे तिमाही के अर्निंग्स पे भी जो है हम थोड़ा नज़र डाल देते हैं कि किस तरह अर्निंग्स आया है। और ऑफ कोर्स हम लास्ट लेग पे है, लास्ट 2 या 3 दिन बाकी है, ब्रॉडर इंडेक्सेस के सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक स्नैपशॉट कल मार्केट आज के बाद जो इंपॉर्टेंट अर्निंग्स हम ट्रैक कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे है। अच्छे नतीजे में हिंद कॉपर, भारत डायनेमिक्स और आईटीआई है। अनुमान के मुताबिक या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स में ईट पेरी और आरसीएफ है। कमज़ोर नतीजे में जो है 2 बड़े दिग्गज ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनीज कह सकते हैं, एनएमडीसी है और एलआईसी है। ये आपका जो है पूरा स्नैपशॉट आ रहा है, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग्स में भी चल लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स सबसे पहले जो है भारत डायनेमिक्स के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है भारत डायनेमिक्स की तरफ से देखने मिल रहा है। खास करके आप देखिए टॉप लाइन ग्रोथ 108% बढ़ा है, तो इस पर एक अच्छी मोमेंटम ज़रूर आई है और ऑर्डर फ्लोज में भी जो है एक स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, खास करके कंपनी की जो कमेंट्री आ रही है। एड पैरी की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। लगभग 350 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी खुद होली ओन आर्म्ड मिस पैरी शुगर्स में, तो ये एक इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ा ड्रैग आ सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बैलेंस शीट में प्रेशर आएगा, बट नेट नंबर्स इनलाइन है। आरसीएफ की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े से जो है इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर है, लेकिन याद रखिए फर्टिलाइजर सेगमेंट के 2 अहम ट्रिगर है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एक, सब्सिडीज़ बढ़ सकते हैं गवर्नमेंट से, ये हमारी एक्सक्लूसिविटी ना स्वदेश की खबर है, और दूसरा अबव नॉर्मल मानसून का भी ऐलान कर दिया गया है। तो यह सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे जो है मोमेंटम आ सकता है आज भी। हिंदुस्तान कॉपर स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू, पैट, एबिडा, मार्जिन चारों ही को जो है एस्टिमेट को जो है इन्होंने बीट किया है, नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं और एक टाइप से एक डिविडेंड प्ले स्टॉक भी है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। एलआईसी जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट ज़रूर 38% बढ़ा है, लेकिन जो नेट प्रीमियम इनकम है वहाँ पे डाउनटिक आया है और जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, जो ऑपरेशनल नंबर्स देखते हैं जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट नहीं देखने मिला है, तो स्टॉक में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट वैल्यूएशंस जो है बहुत रीजनेबल है, तो वो एक में आप कह सकते हैं रिवर्सल भी देखने मिल सकती है सेलिंग के बाद। आईटीआई के जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी ऑलमोस्ट घाटे से मुनाफे में आ गई है। लास्ट ईयर लगभग 240 करोड़ का लॉस था और इस साल सिर्फ 4 करोड़ का लॉस है, तो स्टॉक में जो है एक टर्न अराउंड ज़रूर हुआ है। खासकर कि बीएसएनएल के बड़े बड़े जो ऑर्डर्स आते हैं टेलीकॉम इंफ्रा स्पेस में, उसमें जो है कंपनी ने स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन किया है। एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील दोनों के ही नंबर्स वीक आए। एनएमडीसी के नंबर्स की बात करें तो एबिडा मार्जिन लगभग 680 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशली डाउनटिक आया है। प्राइसिंग, रियलाइजेशन और डिमांड जो है ऑफकोर्स टुवर्ड्स द लोअर साइड है, तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि एनएमडीसी क्या कहता है। लेकिन ऑफकोर्स अर्निंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। 48 निफ्टी के कंपनीज आ गए हैं और अभिषेक आपने सही कहा था कि कुछ खास ऐसे अर्निंग्स नहीं आए हैं, लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। पॉजिटिव है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत धुआंधार ईपीएस अपग्रेड्स आपको देखने मिलेगा, तो इस पे भी जो है आप नज़र डालिएगा। तो ये तो पूरा Q4 अर्निंग्स है। डायरेक्टर साहब एक बार प्लेट दिखा दीजिए दर्शकों को ताकि वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, काफ़ी रहेगा, एक पेज एक स्क्रीनशॉट से ही आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए निमेश ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं nimeshthakar.com से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग निमेश सर।
गुड मॉर्निंग। रमेश सर, वॉलेटिलिटी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिली थी। यहाँ पे जो है आज भी जो है गिफ्ट निफ्टी के जो आप कह सकते हैं क्यूज आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश आ रहा है। ग्लोबल क्यूज चलिए ठीक है, अच्छा है, स्टेबल है, अभिषेक ने भी अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया। लेकिन निमेश जी, यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक का क्या सेट रहता है? ऑफकोर्स हम लोग जो है मंथली एक्सपायरी के पास हैं, तो ज़रा बताएं क्या सेटअप बैठ रहा है निफ्टी बैंक का? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से ग्लोबल सेटअप है काफी पॉजिटिव है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये यील्ड यूएस 10 ईयर जिससे कि यील्ड जो 4.5 के ऊपर जाके सेट हो रहे थे, और एक बार हाई में तो 4.62 के आसपास जो हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा था, वहां से काफी कूल ऑफ हो गया है और 4.45 आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से जो रिस्क ऑफ ट्रेड जो सेंटिमेंट में था वो भी निकल चुका है, और फिर से हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि एफआई का फ्लो फिर से बढ़ेगा, डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है। तो ग्लोबल सेटअप कहीं जो है वो मार्केट को, सेंटिमेंट को सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि निफ्टी हम लोग देख रहे हैं कि बार बार 25,100 का एक रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है, और वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमने को देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल मेरा मानना है कि आज के दिन में, हालांकि जो ओपनिंग के संकेत है वो फ्लैटिश संकेत है, बट मेरा मानना है कि यहाँ से बाइंग करके चलना चाहिए। मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक जो काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, तो वहां पर सस्टेन हो रहा है, वो बड़ी बात है। और कल के सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी। तो मेरा मानना है कि यहाँ से निफ्टी बैंक जो है वो लीडरशिप लेगा और निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा, और आने वाले दिनों में निफ्टी में भी हम लोग देख रहे हैं कि 25,100 का जो रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है वो निकल के 25,300 तक निफ्टी को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आउटलुक अभी पॉजिटिव, कन्विक्शन अभी बरकरार है, लेकिन हाँ, कल का सेशन हाइटेंड वॉलेटिलिटी कहना चाहिए, छोटी मोटी नहीं, भारी उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखने को मिला, और काफ़ी हद तक वाइड रेंज थी, 300 साढ़े 300 अंकों की, और टग ऑफ वॉर ज़रूर था। ऐसा नहीं था कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने संभालने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं था कि बुल्स ने अपनी पकड़ जमाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एंटायर सेशन में काफ़ी हद तक वॉलेटाइल सिनेरियोज़ में फिर इवेंचुअली बिकवाली का दबाव जो था वही हावी होता रहा। लेकिन रमेश, हाय, गुड मॉर्निंग। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 10 दिन पहले जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब इस स्टॉक पर आपने अपनी राय दी थी, तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10% के गेन्स ये स्टॉक दिखा चुका है पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में। कल के सत्र में भी स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन था, मजबूती के साथ ये स्टॉक का क्लोज हुआ था। आज के सत्र के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या होंगी? जी हाँ मानसी, इंजीनियर्स इंडिया काफी अच्छा रनअप आया है, और मेरा मानना है कि अभी भी ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। उस टाइम पे हमारे टारगेट प्राइस थे वो 210 के थे, तो फिलहाल अभी टारगेट नहीं है। बट मेरा मानना है कि जिस तरह से मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, और कल के सेशन में भी काफी स्ट्रेंथ दिखाई थी इंजीनियर्स इंडिया ने, तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर 210 का टारगेट आना चाहिए, और अगर वहां पर ब्रेकआउट मिलता है तो और भी अच्छी अपसाइड इंजीनियर्स इंडिया में देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि पीएसयू कंपनीज जो है वो भी वैल्यूएशन के हिसाब से काफी पॉजिटिव दिख रही है, और आज ही पीएसयू बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। यूनियन बैंक का चार्ट देखिए, यूनियन बैंक में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिला है, और कल के सेशन में भी अगर आप देखें चार्ट के ऊपर, तो एक हाई लेवल पे स्टॉक ने जो है वो डेज हाई के करीब क्लोजिंग दिया था। मोमेंटम भी जो है वो बिल्ड हो रहा है, तो मेरा मानना है कि यूनियन बैंक यहाँ से शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 दिन का व्यू लेके बाय करना चाहिए। ऊपर में 148 तक के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और नीचे के अंदर स्टॉप लॉस जो है वो 138 के आसपास आपको बनाना है, तो 138 के स्टॉप लॉस से यूनियन बैंक बाय कीजिए। ऊपर में 148 के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर रिकमेंडेशन आती हुई बाजार खुलने से ठीक पहले ये सारे स्टॉक्स हैं। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार एक आपके साथ जुड़ेंगे और अपने स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स वाइज रिकमेंडेशंस आपके सामने रखेंगे। इससे आपकी काफ़ी मदद होगी बाजार खुलने पर स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजाइज करने में मार्केट्स को। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर देखें, वैसे तो निमेश, एफएमसीजी, कंजम्पशन, क्योंकि मॉनसून अपडेट्स लगातार इतना और स्वदेश हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा भी रहा है, और अर्ली मॉनसून ऑनसेट जो है वो कई सारे क्षेत्रों के लिए फ़ायदेमंद भी नज़र आएगा।
और केरल के बाद महाराष्ट्र में भी मॉनसून ने दस्तक तो दे ही दी और उसके बाद कंजम्पशन जो है वो फोकस रेडार पर है। कंजम्पशन में भी इन पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ा स्टॉक आईटीसी, इस पर एक फोकस होना चाहिए क्योंकि एक न्यूज़ फ्लो के चलते आज हो सकता है कि इम्पैक्ट नजर आए। बड़ी ही धीमी धीमी चाल चलता है आईटीसी, लेकिन खबर यह है कि 11,550 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की संभावना है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको 400 रुपए के फ्लोर प्राइस पर करीब 2.3% स्टेक जो है वो बेचने की तैयारी कर रही है। आईटीसी लिमिटेड पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से न्यूज आई है 8% डिस्काउंट के ऊपर जो डील होगी तो करीब 400 रुपए के आसपास डील होगी। मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 390 से 400। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली रिटेल निवेशकों को मेरी इस राय बनेगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक के अंदर बाय करके चले। फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है और पर्टिकुलरली जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफएमसीजी के अंदर और पर्टिकुलरली आप रिकवरी देख रहे हैं, मेरा मानना है कि आईटीसी ये लेवल पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा व्यू बुलिश है और मैं 400 के करीब आपको बाय करने का रिकमेंड दूंगा। नीचे की तरफ अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 385 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, बट अदरवाइज मेरा मानना है कि 400 इज गुड सपोर्ट एरिया। ठीक है, आईटीसी के लिए 400 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है, ऐसा मानना है निमेश जी का। और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैट बड़ा ये प्रमोटर है और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि उनकी तरफ से स्टेक सेल आई थी, करीब 15-17 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम किया था। ठीक है, ये रणनीति होगी। लेकिन आईटीसी के अलावा और कौन से शेयर आज खबरों में है और जिनमें एक्शन आज देख सकता है, जरा इसकी डिटेल भी पूरी ले लेते हैं। शरद के पास से पूरी की पूरी लिस्ट। शरद बताइए आज और कहां पर नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। आईटीसी इंपॉर्टेंट फ्लो ऑफ कोर्स रहेगा, खासकर कि आप देखें फ्लोज या कल जो आज डीआई के आंकड़े आएंगे तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा। पिछले 3 दिन से बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं बाजार में, तो ऑफ कोर्स नंबर्स एफआईडीआईस के वो एडजस्ट करके ही आप एनालिसिस करिएगा। लेकिन चलिए खबरों वाले शेयर्स पे नज़र डाल लेते हैं। टाटा स्टील सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है। मुआवजा ब्याज ना मिलने पर जो दिल्ली हाई कोर्ट से कंपनी ने करी है याचिका, लगभग 757 करोड़। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टाटा स्टील का आ रहा है। लेकिन कुछ डेट से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि मई 30 को। अब मैं आपको 4 खबर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। डालमिया भारत 30 मई जो है फंड जुटाने पर जो है बोर्ड की बैठक होगी। इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करें तो 30 मई को यहाँ पे भी जो है शेयर विभाजन यानी कि शेयर स्प्लिट, इस पे जो है विचार होने वाला है। वेदांता पे फंड रेज का जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट रहेगा और ये भी डेट मई 30 को है। और आखिर में वोडाफोन आइडिया 30 मई को। आपके रिजल्ट्स तो है ही, इसके अलावा फंड रेज का भी प्लान रहेगा, तो वोडाफोन आइडिया पे भी आप नज़र रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अभिषेक, आपने कहा भी था कि आरबीआई का लिक्विडिटी अनाउंसमेंट आ सकता है, जिसके कारण बैंकिंग स्टॉक्स पे भी जो है आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये खबरों वाले शेयर्स है जहां पे आज आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, ये खबरों वाले शेयर ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन ये है कि हाँ आज चूंकि एक्सपायरी से पहले वाला दिन है तो एक्शन बाजार में भरपूर रहेगा। आज फिर से आप थोड़ा उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिएगा। बाकी ये जो न्यूज़ है इस पर हम ज़रूर फोकस करेंगे। वोडाफोन आइडिया पर एक बार व्यू दीजिए निमेश जी। 30 मई को नतीजों पर और फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है और ये एक इशू रहा है वोडाफोन में, मतलब प्रमोटर की तरफ से बयान ज़्यादा आते हैं, एक्शन कम होते हैं। बाकी जो वोडाफोन पीएलसी है या फिर जो बिरला ग्रुप है, आप जरा ये बताइए कि वोडाफोन आइडिया क्या कोई आप उत्साहित हैं इस कंपनी को लेके? 7 रुपए के भाव घूम फिर के फिर से 7 रुपए पे आ जाते हैं। आपकी एनालिसिस क्या है इसको लेकर? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि रेंज के अंदर 7 रुपए से स्टॉक 9 रुपए के बीच में जो है वो घूम फिरते रहता है। तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और यहाँ से पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक के अंदर एक स्लोली एंड स्टेडीली बाइंग भी आ रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। तो मेरा मानना है कि अगर 7 रुपए के ऊपर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया अगर 7 के ऊपर बंद देता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो करीब 7.90 से 8 तक हो सकती है। तो 1 रुपये की ट्रेड के लिए अगर आपको प्ले करना है तो आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना है तो मेरा मानना है कि अभी भी मेरा व्यू जो है वो भारतीय एयरटेल के साथ रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भारतीय एयरटेल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
ट्रेडिंग बेट अगर आपको करनी है तो आप वोडाफोन आइडिया के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल ज़्यादा बेहतर है, हर पैरामीटर पर बेहतर है, या इसमें कोई दो राय नहीं है। वोडाफोन आइडिया आप निवेश के लिए तो अवॉइड कीजिए, मतलब कोई मतलब नहीं है ऐसी कंपनी बने रहने का जो हर मायने में बाकी अन्य इस सेक्टर के अन्य कंपनी से पीछे है। वेदांता की भी फंड रेज को लेकर एक बैठक होने वाली है निवेश जी। वेदांता में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? हाल फिलहाल हमने देखा है कि मेटल में थोड़ा मूव आया है, ग्लोबल क्यू सपोर्टिव हुए, चीन से कुछ कुछ अच्छी खबरें आई तो उसके बाद हमने अच्छे रफ्तार पकड़ते हुए देखी। वेदांता कल आधे % के आसपास की तेजी रही है, यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? देखिए, वेदांता के अंदर अगर आप अगर डेली चार्ट्स के ऊपर देखें तो बहुत बड़े स्विंग्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक रेंज के अंदर काफी वोलेटाइल मूव हम लोगों ने देखे हैं। तो फिलहाल जब तक ये चार्ट स्ट्रक्चर समझिए तो ऊपर में 470 के ऊपर जब तक बंद नहीं आता है तब तक ये रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि अभी फिलहाल 448 के आसपास कल का क्लोजिंग था, तो 470 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। उसके ज्यादा ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, बट अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है और अगर 10-15 रुपए के लिए प्ले करना है देन यू कैन बाय वेदांता, बट अदरवाइज रिस्क टू रेशियो भी अगर देखें तो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो अगर 400 में तो बात करूंगा कि अगर आपको ट्रेड सेटअप लेना है तो आप अवॉइड कीजिए। 470 के ऊपर बंद आता है देन एंड ओनली वेदांता में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकेगी। अदरवाइज हम लोग जो है वो एक रेंज के अंदर कारोबार होता हुआ दिखेगा। और नीचे की तरफ अगर बात करें रेंज में तो 400-410 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर 410 के आसपास आता है देन एंड ओनली यू कैन बाय, बट अगर अभी तो मेरा मानना है कि अब आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि रिस्क रेशियो आपके फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है। बिल्कुल वेदांता की अवॉइड राय है, लेकिन आप चलते हैं हमारे फंडामेंटल गेस्ट राज व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजी मंडी से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग राज सर। गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। राज, सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ईवी स्पेस में जो है ऑफकोर्स चर्चा चल रही है। ऑफकोर्स अब नए डेटा भी आ गए हैं, वाहन डेटा, हम थोड़ी देर में दर्शकों को भी वो शेयर करेंगे। यहाँ पे लेगेसी जो टू व्हीलर प्लेयर्स थे, खासकर कि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर, इन दोनों पे ही हम चर्चा करेंगे। बाकी दो जो स्टॉक्स है हमारे कवरेज में नहीं है, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर, इन दोनों ने जो है आप कह सकते हैं जो नए न्यू एज इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर कंपनीज है उनको मार्केट से छोड़ दिया। और ये सिर्फ 3 महीने में देखने मिले हैं। सडनली जो टॉप 2 के थे अब जो है नीचे बॉटम 2 पे आ गए हैं। और टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो यहाँ पे देखिए लेगेसी प्लेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर सेगमेंट में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सारे नए परफॉर्मर्स जो नए कंपनीज आ रहे हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं। अब इन दोनों स्टॉक्स में जो है राज जी, क्या आपके व्यूज़ बनते हैं और आपको क्या लगता है कि अब लेगेसी प्लेयर्स जो है और ज़्यादा मार्केट शेयर कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, इनकी जो है ऑफ कोर्स हम कहेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक एडवांटेज है। तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर? तो अगर हम टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो हमारा व्यू ओवरऑल सेगमेंट वाइज सेक्टर वाइज काफी पॉजिटिव है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो FY25 में जो डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ जो हुआ है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था और उससे ज्यादा बेहतर ही हुआ है। और अगर हम ईवी स्पेस की बात करें तो ये एक नया सेगमेंट जो फोरे हो रहा है। तो पहले कैसा था कि 4 व्हीलर के जो सेगमेंट्स थे वहां पे ईवी में हमने देखा है कि जो टीवीएस मोटर्स की जो टाटा मोटर्स की जो कार आ रही है तो उनमें काफी एक पॉजिटिव वो चैलेंज शुरू हो गया था। हमने टू व्हीलर में हाल ही में देखा कि भाई जो यहाँ पे जो ओला ने मार्केट शेयर कैप्चर किया था, जैसे वो लेके आ रहे थे अपने व्हीकल्स, तो ऐसे इसको देखते हुए बाकी सब मॉडल्स भी अपने ये जो मॉडल्स उन्होंने शुरू कर दी थी। तो अगर हम देखें तो ये एक जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। हमारे चैनल चेक्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ईवी स्पेस में जो खरीदारी है वो लोगों की इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा है। जो प्राइस का जो एक वो है कि वो जो प्राइस एक प्रीमियम पर है तो वो अगर थोड़ी नीचे आ जाएगी जो कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें तो उसके बाद और भी शानदार हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पर अगर हम ओवरव्यू अगर आगे की बात करें तो हमें लगता है कि Q1 एक मॉडरेट Q1 FY26 जो 6 है वो एक मॉडरेट ग्रोथ दर्शा सकता है बिकॉज ऑफ ये मई जून में जो हमें एक अपटिक हमें जो देखने को मिला था।
और अभी जो नॉर्मल मॉनसून है इसके चलते हमें एक लगता है कि जो अर्बन साइड है वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकती, बट जो रूरल साइड है वहां पे हमें डेफिनेटली टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एक जो रूरल का जो मार्केट है वहाँ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन। और यही है कि आगे जाके जो मैक्रो फैक्टर्स है जैसे कि 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट वगैरह जो होने वाले हैं और जो एक्सपोर्ट ग्रोथ भी है वो काफी पॉजिटिव है, तो ये चलते जो स्कूटर्स के जो ईवी स्पेशली ईवी के जो है वो मोटरसाइकिल ग्रोथ को आउटपेस कर सकते हैं इन द नियर टर्म। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट जो है व्यूज़ राज जी के आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा होटल स्पेस पे भी बात कर लेते हैं। होटल स्पेस में ऑफ कोर्स एक आईपीओ भी जो है करंटली सब्सक्रिप्शन में है और हमारी इस ईटी नाउ स्वदेश का इम्पैक्ट भी देखने मिला है। यहाँ पे देखें तो श्लॉश बैंगलोर लीला होटल्स, इनका जो आईपीओ है सिर्फ 17% बढ़ा है और दूसरा दिन का सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। और ये हमारी इम्पैक्ट थी और हमने जो है आपको रिस्क्स भी बताया इस कंपनी के बारे में। लेकिन ऑफ कोर्स एक पीयर सेट भी होता है होटल स्पेस में जिस पे हम बात करेंगे, और इंडियन होटल्स जो है मेरे रडार पे है। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स बुलिश मोमेंटम जो है लॉन्ग टर्म में एनालिस्ट का भी बना हुआ है और खासकर की फंडामेंटल्स में भी स्ट्रेंथ है। निमेश जी, करंट लेवल्स पे इंडियन होटल्स ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है फ्लैटिश मूवमेंट आ रही है, थोड़ी करेक्शन भी हुई है यहाँ से, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट्स मंथली बेसिस पे क्या कहते हैं ये बताएं इंडियन होटल्स के। देखिए, मंथली चार्ट के सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने ऑलरेडी काफी अच्छा एक रनअप दे दिया है और मंथली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया जो है वो 690 के आसपास बन रहा है और ऊपर में 850 यानी 150 पॉइंट की रेंज में एक वॉलेटाइल मूव हम लोग देख रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप मंथली की बात करेंगे तो यहाँ से अभी कोई फिलहाल ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल रहा है और लोअर रेंज से काफी अच्छी रिकवरी भी आ गई है। तो ये रेंज के अंदर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले 1-2 महीने के लिए ये रेंज में अंदर कारोबार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर नीचे की तरफ 700 के आसपास आता है देन एंड ओनली यू कैन बाय फॉर लॉन्ग टर्म। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। डेली चार्ट्स के ऊपर बात करें तो स्टॉक एक नेरो रेंज में घूम रहा है और ऊपर में 780 का ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं ऊपर में 830 850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ से काफी शॉर्ट ट्रेंड बन रहा है। होटल स्पेस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट आया है वो मेरा मानना है कि महिंद्रा हॉलीडेज, जो 2 दिन पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, महिंद्रा हॉलीडेज मुझे डेली चार्ट के ऊपर काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ से मेरा मानना है कि महिंद्रा हॉलीडेज के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। शरद, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। हमारी जो आईपीओ की मुहिम है एसएमई आईपीओ की, वो बिल्कुल रंग ला रही है और बिल्कुल बेहतरीन कवरेज और हमारा जो लक्ष्य है ये लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा है कि आम निवेशकों को हर तरह के पहलू और हर तरह की जानकारी मिलनी चाहिए। और ये बात ज़रूरी भी है क्योंकि जो आरएचपीज हैं उसे पढ़ना, उसे डीप डाइव करना, हो सकता है कि ना तो उनके पास समय हो ना ही उतनी नॉलेज हो और रिसर्च का वो जो एंगल है शायद ना पकड़ पाए, तो वो हम करके देते हैं और उनको सारी राय देते हैं। और इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस भी उसको भी सुधारना ही बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटर्स भी हमें अप्रूव करते हैं, दर्शकों के बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस आते हैं हमारे पास। बिल्कुल। और देखिए हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस भी आ रहा है। दोनों कंपनीज अवॉइड बोले थे, दोनों के सब्सक्रिप्शन नंबर्स कम। एक एसएमई आईपीओ का तो 47% एंकर बढ़ा और हमने जो पूरी तरह से जो किया और पूरी टीम की काम थी, तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पूरा एक टीम था हमारे ग्राफिक्स टीम ने जो बहुत सुंदर से बनाया, सोशल मीडिया टीम, आप लोगों ने भी जो है बहुत अच्छे से जो है पब्लिक को समझाया और हम तो थे ही रिसर्च के लिए, तो ये तो धन्यवाद मैं पूरी टीम को करना चाहूँगा। टीम वर्क ऑलवेज प्लेज वेल और हमारी ये मेहनत रंग ला रही है और हमें खुशी है कि इस सेगमेंट को इतना प्रतिसाद, शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है, तो व्यूअर्स को भी थैंक्स करना चाहिए इसके लिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड और सेक्टर स्पेसिफिक इस वक्त बाजार की चाल को अगर समझने की भी कोशिश करेंगे, एक तो देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नतीजे आते हुए देखिए, नंबर्स ठीक हैं, अच्छे हैं, रेवेन्यूज के फ्रंट पर तो आंकड़ा काफी अच्छा देखने को मिला। और डिफेंस क्षेत्र की ही अगर बात करें, कल जब वॉलेटाइल थे मार्केट्स तब भी डिफेंस सेक्टर की रैली जो है वो एक्सटेंड होती ही नजर आई और इनफैक्ट डिफेंस के लिए तो अब राज गुड मॉर्निंग मानसी दिस साइड, ये भी कहा जाता है कि काफ़ी अच्छे चल गए हैं स्टॉक्स, चाहे शिप बिल्डिंग स्पेस हो, डिफेंस हो, जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो तो उसे इंटैक्ट बरकरार रखेंगे ही क्योंकि आउट परफॉर्मेंस आए दिन हम देखते हैं, लेकिन नई पोजीशंस के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ मिलना मुश्किल होता जा रहा है। तमाम डिफेंस, शिप बिल्डिंग स्पेस को लेकर अगर फंडामेंटल आउटलुक हम चाहें, आपकी राय क्या है इस पर?
डिफेंस में जब भी मैं पहले भी ये शो में आया था और जो मैं बोल रहा हूँ पहले भी कि हमारा डिफेंस में व्यू काफी पॉजिटिव है। और हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ था उसके बाद जो हिसाब से हमारे इक्विपमेंट्स थे डिफेंस के जो परफॉर्मेंस देखा गया है और जो हमें जो कमेंट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और डिफेंस मिनिस्टर से और जो हिसाब से वो एलोकेशंस दे रहे हैं ये सेक्टर में नए नए मिसाइल्स के लिए या नए जो भी ब्रह्मोस की हम बात कर ले वो हिसाब से तो हमारा व्यू डिफेंस में पॉजिटिव ही है। मैं मानता हूँ कि थोड़े जो स्टॉक के जो प्राइसेस है वो काफी बढ़ गए हैं बट ये लेवल पे अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप ऐसे लेवल्स पे जैसे SIPs के जरिए या जो भी आपको थोड़ा थोड़ा जो निवेश करना है वो आप अभी भी डिफेंस के लिए कर सकते हो क्योंकि हमारा मानना ये है कि डिफेंस आप 1-2 ईयर्स के लिए आप नहीं खरीद रहे हो, आप 5-7 ईयर्स डाउन द लाइन वो व्यू के हिसाब से आप ले रहे हो तो जहाँ पे आपको रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। और मुझे हमारा मानना यही है कि आगे चल के जो बजट है होगा तो उसमें ईयर ऑन ईयर जो एलोकेशन होंगे डिफेंस के वो बढ़ते ही जाएंगे। तो आप ये एज अ इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्गर टर्म पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टर्स इसको हर एक जो लेवल अगर नीचे आता है उसमें इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र पर फंडामेंटल टेक भी पॉजिटिव है और रिजल्ट वाइज भारत डायनेमिक्स के एक्शन पर आज नजर रखनी चाहिए। कल करीब 2.5 से 3% तक की तेजी पर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई थी। इनके नंबर्स काफी अच्छे, रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 108% के गेन्स हैं। हालांकि मुनाफे और मार्जिन्स में हल्का दबाव जरूर था लेकिन स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन और रिजल्ट में रेवेन्यू के फ्रंट पर पॉजिटिविटी और अब ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर यह स्टॉक जरूर है। सिर्फ डिफेंस और भारत डायनेमिक्स ही नहीं, इसके अलावा भी ढेर सारे स्पेसेस और ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं। ब्रोकरेज का पूरा एक्शन आइए वरुण दुबे से समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत करूंगा आरती इंडस्ट्रीज के साथ। यूबीएस की रिपोर्ट है और डबल अपग्रेड आया है, सेल से अब सीधे बाय का कॉल है। प्राइस टारगेट में हल्की बढ़ोतरी की है, 615 से बढ़ा के 625 का किया है। इनका कहना है कि अगस्त में जब इस कंपनी ने अपना पीक बनाया था तब से अगर आप देखेंगे तो अब तक स्टॉक में 35% के आसपास की गिरावट देखने मिल चुकी है और अब खरीदारी के इस कंपनी में काफ़ी अच्छे मौके हैं। खासकर MMA वॉल्यूम जो है वो अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, उसका फ़ायदा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आगे चल के बढ़ते हुए नजर आएगी। डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छे रहने वाली है तो इसके लिए वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है और आगे के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। इसके लिए डबल अपग्रेड आया है, सेल से सीधा बाय का कॉल। प्राइस टारगेट 615 से बढ़ा के 625 का किया है। अब बात करते हैं भारत डायनेमिक्स की। नतीजों के बाद नुवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है। प्राइस टारगेट 1650 से बढ़ा के 2250 के किए हैं। इनका कहना है कि अच्छे खासे नतीजे, खासकर टॉप लाइन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर कंपनी की देखने मिली है और आने वाले साल में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटनोट पे जा रही है। ऑर्डर इनफ्लोज जो है वो काफ़ी अच्छे, ऑर्डर बैकलॉग जो है करीब 228 बिलियन रुपीज़ के आसपास का है जो कि आगे के 3 से 4 साल की विजिबिलिटी जो है वो देता है। FY25 से 27 तक 60% CAGR रेवेन्यू से ये कंपनी जो है वो ग्रो कर सकती है और इन्होंने अपने एस्टिमेट्स में 6% के आसपास की बढ़ोतरी की है FY27 के लिए। अब बात करते हैं LIC की। तो एंटिक ने खरीदारी की सलाह दी है। नतीजों के बाद प्राइस टारगेट 940 से बढ़ा के अभी 990 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्टडी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो देखने मिला है। VNB मार्जिन जो है 4.5% के आसपास रहे हैं जबकि सेक्टर में काफ़ी सारे हेडविंड्स थे तो ये एक अच्छी बात जो है वो इनको लगी और आगे चल के AP में अच्छी रिकवरी होगी, ये मैनेजमेंट का कहना है। इनका मानना है कि आगे चल के 5 से 9% के CAGR से VNB और EV जो है वो इस कंपनी की ग्रो कर सकती है। मोतीलाल ओसवाल भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 1050 के टारगेट जो है वो LIC पे दे रहे हैं। और फार्मा, मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह 1370 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि FY25 से 27 तक 9 से 18% तक सेल्स और पैट में आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। वैल्यूएशंस अच्छे हैं। वहीं नुवामा खरीदारी की सलाह दे रहा है लेकिन प्राइस टारगेट में हल्की कटौती की है, 1677 से काट के 1485 का इन्होंने कर दिया है और आगे चल के EPS जो है उसको भी इन्होंने काटा है। इन्फो एज, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, न्यूट्रल का कॉल। प्राइस टारगेट जो है वो 1350 का है। इनका कहना है कि जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छा है लेकिन मार्जिन जो है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। वही नुवामा खरीदारी की सलाह दे रहा है। प्राइस टारगेट 1820 से काट के यहाँ पे 1700 रुपये का दे रहा है। मिंडा कॉप, नुवामा की रिपोर्ट है, प्राइस टारगेट में हल्की कटौती की है, 650 से काट के 630 का किया है। इनका कहना है कि नतीजे अच्छे हैं लेकिन आउटलुक जो है
वो थोड़ा बहुत ढीला है इस कंपनी का, इसके लिए अपने ईपीएस एस्टीमेट जो है वो भी इन्होंने काटे हैं। और आखिरी में शिल्पा मेडिकेयर एंटी का नोट है, खरीदारी की सलाह है, लेकिन इन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं, अच्छे खासे काटे हैं, 1525 से काट के 1090 का कर दिया है। बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। इसमें कई सेक्टर्स हैं, फार्मा सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट स्पेस से जुड़ी कंपनियां हैं, और साथ ही अगर आप देखेंगे इन्फो एज जैसे काउंटर्स भी हैं। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी आ रहा है, और इसी की तर्ज पर मिंडा कॉर्प को एक बार पुल अप करना चाहेंगे। मिंडा कॉर्प, निमेश, कल ये पूरे स्पेस पर ही हम बातचीत कर रहे थे, मिंडा कॉर्प के नंबर्स तब आने वाले थे, लेकिन ऑटो कंपोनेंट्स की ही अगर बात करें और हमारे फोकस रेडार पर सिर्फ मिंडा कॉर्प ही नहीं, संवर्धना मदरसन और साथ साथ सोना BLW एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स भी थे। अगर किसी को ऑटो कंपोनेंट स्पेस को प्ले आउट करना है तो करना क्या चाहिए? और आज मिंडा कॉर्प के नंबर्स आए और इसी के साथ ब्रोकरेज के रिपोर्ट भी आए हैं। नतीजे अच्छे हैं, बावजूद इसके ब्रोकरेजेस ने टारगेट कट किए हैं, भले ही 650 से 630, लेकिन ब्रोकरेज की तरफ से टारगेट कट और उसके रैशनल भी आए हैं। लेकिन आपके हिसाब से ऑटो कंपोनेंट्स पर क्या कन्विक्शन है? और अगर हाँ तो संवर्धना, मिंडा कॉर्प, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोना BLW, ये सारे स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक है, कौन सी स्क्रिप्ट है जो बेहतर नजर आती है? मिंडा कॉर्प में तो कल एक्शन था, करीब 5-5.5% की तेजी पर क्लोजिंग दिखी थी। ये मिंडा कॉर्प की बात करें तो जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, काफी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और लोअर लेवल से 450 से हम लोगों ने जो रिकवरी देखी है, एक मजबूती के साथ रिकवरी देखी है। कल के सेशन में एक वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे और एक ब्रेकआउट जो है वो देने की तैयारी कर रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, और आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर बाय करना है तो काफी अच्छा दिख रहा है। ऊपर में मेरा मानना है 610, 630 तक के लक्ष्यांक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, सपोर्टिव है, तो मिंडा कॉर्प में ही मेरी पसंदगी रहेगी और मैं मिंडा कॉर्प के अंदर ही बाय रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मिंडा कॉर्प 550 रुपये के भाव हैं, और कल हमने क्लोजिंग ठीक ठाक देखी है और पिछले 4-5 सत्र से लगातार मोमेंटम में है। 500 रुपये वाला शेयर धीरे धीरे करके अब ये 550 रुपये के आसपास पहुंच गया है। मिस्टर राज व्यास, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक व्यू आपसे जरा RBL बैंक पर चाहिए। 200 रुपये के ऊपर ये सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन इसमें आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? मान लीजिए किसी का अगर निवेश का नजरिया हो, क्या पोर्टफोलियो में RBL बैंक रखना ठीक है या फिर थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है लोगों को? तो बैंक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज काफी ओवरऑल बैंकिंग जो सेक्टर है वो काफी रीजनेबल है। और अगर आप ये क्लियरली आपका जो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उस पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो कैसे एक कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल पे, और वो एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात भी करें तो ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग एज ए सेक्टर है वो काफी ये रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिव दर्शाता है। अगर हम RBL बैंक की बात करें तो उन्होंने जो उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर था। उनके जो नेट एडवांसेस थे वो काफी बढ़ गए थे, लाइक तकरीबन आगे डबल डिजिट नंबर्स में। उनके निम्स फ्लैट थे बिकॉज ऑफ मार्जिन पे कुछ इम्पैक्ट हो गया था उनका। असेट क्वालिटी में भी हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को नजर आ रही थी। हालांकि जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी उन्होंने उसमें बोला था कि वो जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें वो एक शार्प कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन FY26, और जो उनके जो नॉन JLG और जो नॉन कार्ड जो पोर्टफोलियोज है उसमें वो कमी देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम गाइडेंस की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस जो अपना 16 to 17% के आसपास दिया है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनका जो कार्ड का जो एक सेगमेंट है जो वो मिड सिंगल डिजिट में था उनका और थोड़ा अपर एंड के तकरीबन जा सकता है, और मार्जिन्स उनके फ्लैट होने के एक्सपेक्टेशंस है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया है रिजल्ट उनका बेहतर था। एसेट क्वालिटी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, उनकी जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, गाइडेंस भी काफी पॉजिटिव है। तो ओवर लॉन्गर टर्म के हिसाब से इन्वेस्टर्स को सलाह यही रहेगी कि वो इसमें निवेश कर सकता है। ठीक है, RBL बैंक में निवेश करने की सलाह है। एक और शेयर है जो आज फोकस में रहेगा और वो है कमिंस इंडिया का। आज इसके नंबर भी आने वाले हैं, लेकिन नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ा रेंज में जरूर है, लेकिन पिछले 2 सत्र से थोड़े थोड़े मूव देने की कोशिश की है कमिंस के शेयर ने।
Q3 के जो नंबर्स आए थे वो ठीक आए थे, अच्छे आए थे। उसके बाद हमने शेयर में रिएक्शन देखा भी था। एक घटना और हुई कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है कमिंस इंक, उन्होंने अपना फुल ईयर का गाइडेंस विड्रॉ किया, तो शेयर में हमने गिरावट देखी थी। लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो रही हैं। कैपेक्स अब आएगा, सरकार की तरफ से भी कैपेक्स आएगा, उसका फायदा निश्चित तौर पर कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज को मिलेगा। निमेश भाई, आप जरा इसका चार्ट भी जरा चेक कर लीजिएगा और कमेंट्स पर व्यू दीजिए। नतीजों से पहले कुछ पोजीशन ऐड करनी है या फिर वेट कर ले नंबर्स का? चार्ट स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, मोमेंटम भी मिसिंग है और इवेंट का प्ले करना जो है वो ब्याज भी नहीं लग रहा है मेरे को। मेरा मानना है कि रिजल्ट का वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने के बाद जो कुछ भी है वो फ्रेश पोजीशन ऐड करेंगे, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म एवरेज इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और एक रेंज के अंदर भी घूम रहा है, तो फिलहाल अवॉइड की राइट बढ़ेगी। अगर ऊपर में 3050 से ऊपर जो 200 दिन की एवरेज आती है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है देन ओनली वी कैन प्ले फॉर ब्रेकआउट ट्रेड, अदरवाइज अभी मैं मानता हूं कि अभी आप यहां से अवॉइड करके चले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अवॉइड करिए, नतीजों का वेट कर लीजिए कमिंस का, उसके बाद कोई रणनीति सर बनाएंगे। राज सर, एक बार इंटरग्लोब एविएशन के बारे में आप राय दीजिए। कल हमने देखा कि राकेश गंगवाल परिवार ने अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम की, लगातार वो स्टेक घटा रहे हैं, अब तो 6.5-7% के आसपास उनका हिस्सा रह गया होगा। आप जरा बताइए कि इंटरग्लोब को किस तरह से आप देख रहे हैं, और किसी को अगर नई एंट्री करनी हो तो क्या भाव ये ठीक है? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि नहीं कोई बहुत ज्यादा साइजेबल करेक्शन आएगा और कोई बहुत बड़ी एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी शेयर में। तो अगर आप इंटरग्लोब एविएशंस का अगर आप देखोगे 31 मार्च तक के जो फ्लीट ब्रेकअप है तो उनमें बढ़ोतरी हुई है कंपेयर टू लास्ट दिसंबर क्वार्टर की हम बात करें तो, और अगर हम वाई बेसिस पे बात करें तो, और जो हिसाब से जो उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी है अगर आप देखोगे कि वो काफी इम्प्रूव हुए हैं, और हमें लगता है कि ये भी और ज्यादा भी इम्प्रूव होंगे बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है आपके 64-65 पर बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। और जो इनका जो डिमांड है जो एयरलाइंस का वो काफी अभी बढ़ भी गया है। तो एक तो आपका था कि महाकुंभ की वजह से जो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी, और ये प्योरली जो स्टेक सेल हुआ था वो काफी वो एक उन्होंने एक किया था फॉर एक्सपेंशन के तौर पे। जो हमारा मानना है कि वो उन्होंने जो न्यू इन्वेस्टर्स बोर्ड पे आएंगे जिन्होंने खरीदारी की है तो वो आगे चल के इनको काफी अच्छा एक बूस्ट मिल सकता है। तो अगर हमारा मानना है कि प्राइजेस थोड़े नीचे आ जाए लेवल पे तो उसके बाद निवेशक जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे कि जो हॉलिडे सीजन भी चल रहा है तो ये तरीके में भी जो फ्लाइट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। और ओवरऑल अभी जो फ्लाइट्स की जो डिमांड है आप अगर इसको कंपेयर करोगे रेलवेज के साथ तो तकरीबन दोनों की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ओवर द पीरियड इसका जो आगे का जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही, और जो न्यू एयरलाइंस भी बोर्ड पे आएंगे जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके चलते भी हमें प्राइसेस में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, क्योंकि जो अगर फ्लाइट्स ऑन बोर्ड ज्यादा होगी तो जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो भी बढ़ जाएगा। और अभी भी जो मार्केट शेयर है वो इंटरग्लोब एविएशन का डोमेस्टिक मार्केट में काफी सस्टेनेबल है और काफी इंप्रेसिव दिखा रहा है कंपेयर टू जो दूसरे जो इनके पीयर कंपनीज है। तो अभी जो हमने कल जो रिएक्शन देखा था वो प्योरली ये जो स्टेक सेल था उसके तकरीबन ही हमें देखा था। बट अगर जब प्राइजेस 5200 या 5100 के आसपास आते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक एंट्री पॉइंट ले सकते हैं इन्वेस्टर्स। एविएशन पर कल भी हमने हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन से ये सवाल पूछा था, उन्होंने कन्विक्शन अपना जताया था और आज राज व्यास भी अपना कन्विक्शन बता रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो फाउंडर राकेश गंगवाल की तरफ से ऑफलोडिंग हुई है उसका इम्पैक्ट स्टॉक में ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले इंटरग्लोब एविएशन जो है वो अट्रैक्टिव ही हमारे एक्सपर्ट्स को भी दिखता है, और इसके पीछे के रैशनल भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं, और सारी की सारी रीजनिंग के लंबी अवधि के लिए स्टॉक में मूवमेंट पॉजिटिव क्यों है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म प्ले में कोई न्यूज़ फ्लो आ जाए और उसके चलते स्टॉक में एक रिएक्शन ज़रूर दिखें, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये नज़रिया आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन पर। ITI लिमिटेड, निमेश, कल इस स्टॉक का जिक्र हमने किया था, सर्किट पर ये स्टॉक चल रहा था नतीजा आने से ठीक पहले। एक्सपेक्टेशन यही थी कि नंबर्स शायद अच्छे आएंगे और इसी के चलते स्टॉक में इतनी बढ़िया मूवमेंट है। कल बाजार बंद होने के बाद ITI लिमिटेड के नतीजे आए, नतीजे बेहद शानदार रहे हैं।
इनफैक्ट अगर देखेंगे करीब 75% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर देखने को मिली है। ऑफकोर्स नेट लॉस का फिगर ज़रूर है, लेकिन घाटा भी घटा है, तो इस पर भी ध्यान रखनी चाहिए। और ऑल इन ऑल ITI लिमिटेड में कल काफ़ी मजबूती थी, अब रिजल्ट का एक्शन दिखेगा। टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? शानदार दिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एक टाइट रेंज के अंदर घूमता है और कल के सेशन में बिफोर रिजल्ट्स एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्रेकआउट मिलता है। तो मेरा मानना है कि टाइट चार्ट जो है वो काफी स्ट्रांग है और ऊपर में जो जगह बन रही है वो 360 के आसपास की एक जगह बन रही है। तो यहाँ से और भी अगर हम लोग बात करें तो 50 रुपए यानी करीब 15% की अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो व्यू बुलिश है। अगर कोई भी डीप मिलता है या कोई भी फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली ITI को बाय करके चलना चाहिए। 350 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। के लेवल्स नजर आ सकते हैं। एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो ITI लिमिटेड को खरीदने की राय इस वक्त मिलती हुई। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सपाट इंडिकेशन, लेकिन मार्केट के प्री ओपन में महज 3-3.5 मिनट बचे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे। मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आप जुड़े हैं हम ET नाउ स्वदेश के साथ। बाजार का सारा एक्शन आने वाले 1.5 घंटे में आपके सामने हम रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ गए हैं। प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, करेंसी की शुरुआत आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे और सुस्ती के साथ शुरुआत के संकेत आज देखने को मिले हैं भारतीय बाजार के लिए, क्योंकि मिला जुला स्टांस हैं जो कि विदेशी बाजार से हैं। ठीक ठाक संकेत है। वैसे विदेशी बाजार US मार्केट्स ने अच्छा एक्शन दिखाया, लेकिन मिले जुले लेवल्स पर एशियाई बाजार और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन कमजोरी के साथ रुपए की शुरुआत होती हुई 85 रुपये 33 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 64 पैसे पर रुपए की शुरुआत होती हुई डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 31 पैसे की कमजोरी देखने को मिली है। ये अनदर सेशन, दूसरा सेशन है जब हम देख रहे हैं कि रुपए में कमजोरी का रुझान देखने को मिला है। तो चलिए करेंसी और साथ ही यील्ड के फ्रंट पर, कमोडिटी मार्केट में, एनर्जी पैक और बुलियन मार्केट में, प्रेशियस मेटल्स के फ्रंट पर सारी की सारी चीज़ों पर नजरें होंगी। लेकिन 24,826 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी में प्री ओपन लेवल्स फिलहाल नजर आते हुए इन्हें और ज़्यादा सेटल होने देते हैं, लेकिन प्री ओपन की अगर बात करें तो सुस्ती के साथ भारतीय बाजार की शुरुआत होने की पूरी संभावना इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स के लेवल्स पर भी नजर होनी चाहिए। तिमाही नतीजों का दौर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स निमेश ठाकुर और राज व्यास जुड़े हैं। आइए उनसे बाजार पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राज, फर्टिलाइजर, एग्री, ट्रैक्टर, ये सारे स्पेस पर एक फंडामेंटल आउटलुक जरूर बनता है, क्योंकि मॉनसून ऑनसेट की अगर बात करें, समय से पहले केरल में दस्तक दी, उसके बाद महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी मॉनसून की शुरुआत होती हुई नजर आई। अब ताज़ा नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो RCF के नंबर्स आए थे, और सिर्फ RCF ही नहीं, आपके लिए पूरा सवाल एग्री, फर्टिलाइजर, इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? मॉनसून सीजनलिटी फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज यहाँ से हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फंडामेंटल आउटलुक यहाँ पर बनता हुआ दिखे, मॉनसून अगर अच्छा है तो। फर्टिलाइजर्स जो मॉनसून का जो IMD ने प्रिडिक्ट किया था कि वो समय से पहले ही आएंगे 1 वीक, और वो काफी हद तक सही साबित हुआ। और केरला में 1 वीक पहले ही आ गया है, और मुंबई में भी हाल ही में हमने देखा था कि वो बारिश आगे शुरू होना स्टार्ट हो गई है। और आई गेस ओवर द पीरियड अगर हम देखेंगे तो जो प्रिडिक्शन है भारतीय मार्केट का, तो वो वैसे ही है कि मॉनसून इट विल बी अबव नॉर्मल दिस टाइम। तो वो काफी पॉजिटिव दर्शाता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। और हमने ये स्टॉक प्राइसेस में भी हमने काफी देखा है कि लास्ट पिछले 1-2 महीने में जो स्टॉक्स जो है, जो क्वालिटी स्टॉक्स उसमें बेहतरीन हमें एक रन देखने को मिला है। तो लास्ट टाइम जब मैं आपके शो में था, मैंने आपको कहा था कि पैराडिप फॉस्फेट जो है वो हमें काफी अच्छा लगता है ये स्पेस में, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पैराडिप फॉस्फेट का जो मैंगलोर केमिकल के साथ जो मर्जर है वो एक NCLT अप्रूवल का एक पेंडिंग है। और अगर आप देखोगे कि एक मैंगलोर केमिकल के साथ इसका मर्ज होने के बाद इसका जो पैन इंडिया बेसिस पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट विल बी अराउंड 3 to 3.5 मिलियन टन्स। सो वो एक जो पैन इंडिया रीच जो
पैराडिक फॉस्फेट्स को देगा वो काफी शानदार होगा। हमने हाल ही में उनके क्वार्टरली नंबर्स भी देखे थे जो काफी इंप्रेसिव थे। तो ये स्पेस में जो हमारा एक जो पॉजिटिव आउटलुक है दैट इज ऑन पैराडिक फॉस्फेट्स। और अगर इसको छोड़ के अगर हम दूसरे जो स्टॉक्स देखें कि हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, वो अभी है मेक मनी ऑर्गेनिक्स, बिकॉज वो एक एग्रोकेमिकल स्पेस में है बट इट इज इनटू पेस्टिसाइड्स और पिगमेंट्स जो फर्टिलाइजर में ही थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल होता है उसमें काफी उनका एक योगदान रहता है। तो ये स्पेस में हमें मेक मनी ऑर्गेनिक्स भी जो है वो हमें काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप नतीजे देखेंगे तो कंपनी ने एक लॉस मेकिंग कंपनी से एक शानदार टर्न अराउंड किया है इन अ प्रॉफिटेबल कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज फॉर अ क्वार्टरली मार्च परफॉर्मेंस एज वेल। और मैनेजमेंट ने आगे चल के 20% का गुड गाइडेंस भी दिया है जो काफी पॉजिटिव है। और हाल ही में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंडिया की तरफ से आई है जो स्टॉक्स को और एक आगे चल के बूस्ट दे सकते हैं। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। और जो इसमें जो जो कंपनीज हमने डिस्कस की है वो, और जो साथ ही जो ट्रैक्टर सेगमेंट है और जो इसके चलते जो एफएमसीजी एज अ सेक्टर जो होल है उसमें भी हमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है जो ओवरऑल ये 2-3 सेक्टर्स में एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है इन द नियर टर्म। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस बीच निफ्टी को आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्री ओपन में वोलेटाइल है, 10 अंक ऊपर दिख रहा है, लेकिन अभी सेटल होने दीजिए, 2-3 मिनट में ये लेवल सेटल हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको बिल्कुल विस्तार से राय भी देंगे। जियो फाइनेंस एंड इमेज, क्या आपको लगता है कि कल की जो तेजी है उसको कंटिन्यू करेगा? 300 रुपए के भाव के आसपास तो बिल्कुल आ गया है। कल जिस तरह से इनकी जो ब्लैक रॉक के साथ जो जेवी वाली जो कंपनी है म्यूचुअल फंड की, उसको सेबी से मंजूरी मिल गई है, तो बड़े पॉजिटिव स्टेप्स आ रहे हैं और उम्मीद करके ये भी चलेंगे कि इस स्पेस में कुछ बड़े बदलाव भी होंगे, कुछ एग्रेसिव स्टांस लेगी ये कंपनी है। जियो फाइनेंशियल, आपका व्यू क्या है? देखिए 290 एक रेजिस्टेंस एरिया है। मेरा मानना है कि जिस तरह से स्ट्रक्चर है और जिस तरह से हम लोग जो एक रिकवरी देख रहे हैं स्टॉक के अंदर, मोमेंटम तो डेफिनेटली बना है, बट फिलहाल 290 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो नीचे की तरफ अगर 280 के आसपास आता है, 280 270, तो यहाँ से बाय करने का रिकमेंड रहेगा। अभी यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया है तो इधर आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 290 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हम लोग स्टॉक के अंदर जो है बाय करके चलेंगे और ऊपर में 310 तक के लक्ष्यांक बनेंगे, बट 290 वुड बी रेजिस्टेंस एरिया। तो मैं देखता हूँ अभी फिलहाल दिख रहा है कि 296 जो ओपन होने जा रहा है, तो आई थिंक ब्रेकआउट आ जाएगा, तो ब्रेकआउट के लिए आप प्ले कर सकते हैं 310 के टारगेट के लिए। आ गया ब्रेकआउट सर, कल भी हमने बढ़िया तेजी देखी है और 296 रुपए पर आज ये खुलने जा रहा है। 310 के टारगेट आप जियो फाइनेंशियल में कर लीजिए। एक और शेयर आप ही निमेश जी चेक कीजिए, बढ़िया फॉर्मेशन था कल टाटा केमिकल में और ये करीब 50-60 रुपए, 850 रुपए के भाव से लगातार इसमें हम तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं। चार्ट्स अच्छे हैं, इसमें आप क्या टारगेट सुझाएंगे और क्या नई खरीदारी करनी है इसमें? जी जरूर से करनी है अभिषेक जी। 100 डेज की एवरेज का एक ब्रेकआउट आया है, डेली चार्ट के ऊपर बॉटम बना के स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन भी किया है करीब 2 महीने तक, और फिर ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम के साथ आया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। मेरा मानना है कि ऊपर में 950 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से जरूर से शॉर्ट टर्म के लिए से बाय करके चलना है। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो कल का जो लो बना था अराउंड 877, वहां पर आपको जो है वो स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ से 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, 50 रुपए का टारगेट है, रिस्क टू रेशियो 1:2 का है, जरूर से बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, 950 रुपए के ऊपर निकलने के लिए तैयार है। 25 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए टाटा केमिकल्स के शेयर में। लेकिन चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि आज 9 के नवरत्न कौन से हैं, यानी कि बाजार खुलने के बाद कौन से शेयरों में आज पक्के तौर पर एक्शन दिखेगा। शरद तैयार है 9 के नवरत्न की लिस्ट के साथ। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हिंद कॉपर पे नज़र डालें तो यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। एबिटा मार्जिन में भी देखें तो सीक्वेंशली एक अच्छा अपमूव देखने मिला है, 360 बेसिस पॉइंट का जो है अच्छी मूव आई है और स्टॉक के लिए बहुत सपोर्टिव है। एनएमडीसी कमज़ोर नतीजे आए हैं,
पैट में जो है भारी गिरावट देखने मिली है, लगभग 22% का सिक्वेंशियली स्टॉक के लिए नेगेटिव है। LIC की बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो वीक आए हैं, नंबर्स लार्जली जो हम थोड़े से फ्लैटिश कहेंगे, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो है मोमेंटम जो है मिला जुला रहेगा। ITC की बात करें तो बैट या ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जिसे कहते हैं वो लगभग 2.3% स्टेक ITC में बेचेंगे, जहाँ पे फ्लोर प्राइस जो है 400 रुपये प्रति शेयर का है, स्टॉक के लिए नेगेटिव है। हीरो मोटो सेबी ने अप्रूवल दे दी है उनकी IPO प्लान की हीरो फिनकॉर्प के लिए, तो स्टॉक के लिए हल्का सा सपोर्टिव ज़रूर है। इंडिया ग्लाइकोल्स 30 मई को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है, जहाँ पे शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट पे जो है नज़र डालेंगे, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। NLC की बात करें तो प्रेफर्ड बिडर अनाउंस किया गया है क्रिटिकल मिनरल बॉक्स पे छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट माइंस के ऑक्शन को लेके, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया 30 मई को जो है बोर्ड की अर्निंग्स रहेगी चौथे तिमाही के लिए, और फंड जुटाने पर भी जो है बैठक होने वाली है। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज आरती इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रखिएगा, UBS की रिपोर्ट आई गई, अपग्रेड कर दिया है बाई तक, पहले जो था सेल था, टारगेट प्राइस भी 615 से रेस करके 625 रुपये कर दिया है, तो इन स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखेगा। नवरत्न की सूची हमारे सामने रखने के लिए अब बिग बोल्ड ब्रोकरेज से ही शुरुआत करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज प्री ओपन में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, मजबूती के साथ खुलने की तैयारी, और UBS की पॉजिटिव रिपोर्ट जहां सेल की रिकमेंडेशन थी उन्होंने अपग्रेड किया है आरती इंडस्ट्रीज को। खरीदारी की राय और टारगेट्स भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 615 से बढ़ाकर 625 कर दिए हैं, 490 के लेवल्स के आसपास। और इसके पीछे के रैशनल भी उनका ही कहना है कि मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट आरती इंडस्ट्रीज में यहां से अब नजर आएगा, और इसी के चलते सेल से बाय की रेटिंग इनकी तरफ से आती हुई दिखी है। निमेश, क्विकली आरती इंडस्ट्रीज पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, 2.5% की तेजी के साथ शुरुआत की तैयारी। देखिए मानसी, जिस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, कल के दिन में हम लोगों ने काफी अच्छी एक कैंडल बनी थी, बुल एंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी थी, और वॉल्यूम भी जो है सपोर्टिव था। 200 दिन की एवरेज का एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, स्टॉक के अंदर अच्छी गिरावट आ गई है, तो यहाँ से एक मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम बन सकता है, व्यू बुलिश रहेगा। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में 525 का लक्षण देखने को मिल सकता है, अगर वो ब्रेकआउट आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 570 का रहेगा। तो काफी अच्छा करेक्शन आ गया है, सेटअप काफी पॉजिटिव दिख रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी आ रही है, तो यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस जो है वो कल का लो अराउंड 466 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए। ऊपर में 525-560 का लक्ष्य देखने को मिलेंगे। कन्विक्शन है ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट, और निवेश की तरफ से भी अब मोहर लगती हुई। निवेश, जियो फाइनेंशियल पर भी क्विक टेक चाहिए, बाजार बस खुलने ही वाले हैं, लेकिन महज 3 ट्रेडिंग सेशन में 9% स्टॉक चल गया है, आज भी मजबूती के साथ शुरुआत के साइंस। देखिए जियो फाइनेंस में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 290 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 310 के लक्ष्यांक देखने को मिलेंगे, तो व्यू बुलिश है, यहाँ से मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। ठीक है, जियो फाइनेंस को लेकर ये व्यू, एक व्यू जरा निमेश जी ये दीजिए। देखिए नेस्डेक में कल अच्छी तेजी के आंकड़े हमने देखे हैं, IT शेयर में आज थोड़ा रिबाउंड होगा, कोई ट्रेड पकड़ना हो तो आपने क्या स्टडी की है, कौन सा शेयर आपको ठीक दिख रहा है? IT के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो TCS इन्फोसिस यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास TCS में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, हम लोगों ने देखा था लोअर एंड से, तो ये अभी भी ये देखे तो कल भी 21 EMA के सपोर्ट के पास और उसके ऊपर क्लोज हुआ है TCS, तो मेरा मानना है कि TCS को आप बाय करके चले। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस जो है वो 3465 का लगाना है, और ऊपर में यहाँ से अगर मोमेंटम क्रिएट होता है तो जो 100 डेज की एवरेज आती है वो 3670 के आसपास आती है, तो यहाँ से करीब 150 पॉइंट की तेजी TCS में देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है, तो यहाँ से TCS को बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, TCS को खरीद के चलने की सलाह है, यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। आज IT जो शेयर हैं वो अच्छी शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, हालांकि बड़ी तेजी नहीं है, आधे पौने 5% के आसपास की तेजी है। चलिए बाजार की ओपनिंग की तरफ आएंगे। आज निफ्टी जो सेटल हुआ है सिर्फ 6 अंक ऊपर, शांत शुरुआत के संकेत हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 24 अंक नीचे, हल्की सी गिरावट पर वहां पर शुरुआत हो सकती है, और एक बार बाजार खुल जाएगा उसके बाद की चाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और आधे घंटे काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाले हैं। देखिए कुछ चिंताएं हैं, एक तो FIs की, मतलब कल के सत्र में अगर हम नेट देखेंगे ना, आप फ्यूचर्स को और कैश को मिला दीजिए तो बिकवाली का ही आंकड़ा है उसमें, जबकि आप देखिए ब्लॉक डील्स भी थी, बावजूद उसकी वो सेल का फिगर आया है। दूसरी चीज़ ये है कि
ब्लॉक डील्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, मतलब बैक टू बैक। आपने देखा कल इंटरग्लोब की ब्लॉक डील थी, आज 11,000 करोड़ रुपए की आईटीसी की ब्लॉक डील है, उनके लंदन वाली जो कंपनी है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको उसकी तरफ से। इस बीच शुरुआत हो गई है, निफ्टी की शुरुआत हरे निशान में होने के बाद देखिए लाल निशान में फिसता है, थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है, 24,780 के आसपास के स्तर आपको दिखेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर जो गिरावट है करीब 100 अंकों के आसपास की हो गई है। सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे खुला है, तो बाजार खुलने के बाद ऐसी कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। इंडिया विक्स की बात करें तो 2% के आसपास का उछाल, 2.25% और फिर से 19 के आसपास का इंडिया विक्स है। ये बाजार को परेशान निश्चित तौर पर करता रहेगा। हालांकि शुरुआत में अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो फिलहाल तो बेहतर दिख रहा है, क्योंकि 425 शेयरों के मुकाबले 425 शेयर गिरने वाले हैं और 1500 शेयर इस वक्त आपको चढ़ने वाले दिखेंगे। सपोर्ट कहां से मिल रहा है जरा ये देखते हैं। सपोर्ट मिल रहा है आईटी शेयरों से। इन्फोसिस करीब 1% ऊपर है, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो में आधे % के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल में तेजी है करीब आधे % के आसपास की, और बजाज फाइनेंस का शेयर भी ऊपर है। बैंकिंग में एसबीआई आज थोड़ी बाइंग दिखा रहा है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक हरे निशान में आने की कोशिश भी कर रहा है। हरे निशान में इनफैक्ट आ भी गया है, 4-5 अंकों के आसपास की तेजी आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी। लेकिन कल का स्टार परफॉर्मर था जियो फाइनेंशियल, आज अपनी तेजी को कंटिन्यू कर रहा है, 1.5% के आसपास ये ऊपर खुला है जियो फाइनेंशियल का शेयर। आईटीसी 2.6% इक्विटी के कई सौदे हुए हैं, मल्टीपल सौदे। खबर आई थी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको अपनी स्टेक को ट्रिम करेगी, 2.3% हिस्सेदारी बेचने की खबर थी, 11,600 करोड़ रुपए जुटाने वाली थी। शायद उन्हीं की तरफ से ये ब्लॉक डील आई है, और अब ये शेयर जो है करीब 3% के आसपास 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। जो फ्लोर प्राइस था 400 रुपए था, यानी कि कल के बंद भाव से 7.8% के आसपास का डिस्काउंट था। तो देखते हैं कि क्या गिरावट और बढ़ती है आईटीसी में, लेकिन फिलहाल 420 रुपए के आसपास के भाव हैं आईटीसी के। बाकी बाजार को अगर हम देखेंगे तो जहां से और दबाव थोड़ा बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि मेटल शेयरों का मूड आज थोड़ा सा खराब दिख रहा है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील कमजोर है, आपको टाटा स्टील में, हिंडाल्को में थोड़ी सी कमजोरी दिखेगी। कंजम्पशन में आज हम देख रहे हैं कि टाइटन, नेस्ले जैसे शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे, और बाजार का जो दिग्गज है रिलायंस, वहां से भी आज कमजोरी के ही संकेत हैं, करीब आधे % नीचे रिलायंस के शेयर ने शुरुआत की है। एचडीएफसी बैंक हालांकि हरे निशान में आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। हीट मैप की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी देखिए, आपको मतलब कम शेयर हैं जो हरे निशान में हैं, ज्यादातर शेयर आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। टॉप लूजर है आईटीसी 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ, और कंजम्पशन वाले खेमे पर थोड़ा सा दबाव है। ऑटो का हीट मैप लेकर आइए। कल हमने देखा था थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग का दौर आया था, आज फिर से एमएनएम के शेयर में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। निफ्टी बैंक में सिर्फ 5 शेयर हैं हरे निशान वाले और 7 शेयर हैं गिरावट वाले। ऑटो में टाटा मोटर में थोड़ी बाइंग है, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड हल्की सी बाइंग दिखा रहे हैं, अदरवाइज मामला थोड़ा सा आपको कमजोरी दिखेगा। निफ्टी बैंक से भी आज बाजार को खास सपोर्ट नहीं है। एचडीएफसी बैंक हल्की सी तेजी और एसबीआई में 0.25% की तेजी, अदरवाइज कोई बड़ा वेटेज वाला शेयर आज बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिख नहीं रहा है। निफ्टी 25 अंक नीचे 24,800 के लेवल के आसपास फिलहाल आपको कारोबार करता दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो बढ़त है वो है 80 अंकों के आसपास की। तो आईटी से आज थोड़ा सा सपोर्ट है। आईटी अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो शायद निफ्टी को आप देख रहे होते फिर से 24,700 750 की रेंज में। कंजम्पशन का माहौल फीका। मेटल में आज हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड मूव है। हिंद कॉपर है करीब 2% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। वायदा में एनएमडीसी कमजोर है। बॉश के शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं 2.5% के आसपास की। इसके अलावा इन्फो एज का शेयर 1% कमजोर है। पीबी फिनटेक में कमजोरी है। भारत डायनेमिक्स के नंबर आए थे, एक बार भारत डायनेमिक्स के शेयर को भी चेक करेंगे। नंबर थोड़े से कमजोर साइड पर थे, शेयर में करीब 4% के आसपास की गिरावट हम देख रहे थे। एलआईसी के शेयर की बात करें तो नतीजों के बाद 3% के आसपास की तेजी है। 900 रुपए के ऊपर एलआईसी का शेयर जाके कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप में माहौल ठीक आपको दिखेगा। कुछ शेयर हैं मिड प्लस है 9% ऊपर आपको इस वक्त कारोबार करता दिखेगा, जबकि मिड कैप में दीपक नाइट्राइट, बीएचईएल कुछ शेयर है जहां पर 1 से 1.5% की आसपास की मूव्स हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो मिक्स रुझान है, लेकिन बाजार साइडवेज लग रहा है। थोड़ा सा लोअर लेवल से संभलने की कोशिश है, लेकिन ऐसे कोई ट्रिगर नहीं लग रहे हैं जो इसको बहुत ज्यादा संभाल पाए।
आईटीसी आज का कह सकते हैं कि मेजर गिरावट वाला कंट्रीब्यूटर है, 3.5% की गिरावट वहां पर है। चलिए अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे और उनसे ये जरा समझेंगे कि आपको ओपनिंग ट्रेड में कहां पर कमाई के अच्छे सौदे मिल रहे हैं। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी ही बाजार की शुरुआत। इस वक्त निफ्टी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा। हरे निशान में एक बार आने के बाद वापस से अब हम देख रहे हैं वॉलेटाइल ट्रेड्स जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ये सारे काउंटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजार को संभालने के लिए। सो क्लियरली कह सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं एंड मेजर्स लाइक भारती एयरटेल जो बाजार को संभाल रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड आईटीसी फॉर ऑब्वियस रीजंस न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट और वो दिख रहा है इस वक्त करीब 4% की गिरावट। टाइटन, रिलायंस, एमएनएम जैसे स्टॉक्स हैं जहां से बिकवाली हाथ लगी है। निमेश ठाकर हमारे साथ हैं, राज व्यास हमारे साथ हैं और एक और एक्सपर्ट सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत आपसे ही करेंगे। बाजार की शुरुआत हमने देखी और सधी हुई शुरुआत, या यूं कहें कि आज का दिन भी वॉलेटाइल ट्रेड्स के लिए तैयार हमें हो जाना चाहिए। मंथली एक्सपायरी के करीब खड़े हैं हम, तो वॉलेटिलिटी तो बाजार में दिखेगी। स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? Very good afternoon. Very good morning, Mansi ji, and very good morning to all. Definitely market के अंदर volatility तो बिल्कुल expected है because we are already trading near to the monthly expiry. And आज अगर हम VIX पर भी फोकस करें तो करीब 2%, 2.5% के आसपास का मूव यहाँ पर भी है। तो VIX ऑलरेडी अपने एक एलिवेटेड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आज कंटिन्यू होनी चाहिए, बट जिस तरीके से लोअर साइड से सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, मुझे लगता है ये जब तक सपोर्ट्स इंटैक्ट है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड अब आते हैं ट्रेड्स पर। सो आज का जो पहला ट्रेड जो मुझे लगता है कि जिसमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है वो है टाटा केमिकल। डेली चार्ट्स पर देखें तो एक अच्छे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स फॉर्म होते हुए नजर आए एंड पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक अपने 100 डीएमएस के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। प्रायर टू 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स इनिशिएट होते हुए स्टॉक के अंदर नजर आए। मुझे लगता है एक अच्छा रिवर्सल जो है यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो टाटा केमिकल में बाय करने की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस 873 का मेंटेन करना है। अप साइड मुझे लग रहा है 970 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो है वो आईटी सेक्टर से रिकमेंड करूंगा। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज में डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशंस नजर आ रहे हैं एंड मुझे लगता है कंसोलिडेशंस के ब्रेकआउट जो है वो आज पॉसिबली कंटिन्यू होने चाहिए। सो करंट मार्केट प्राइस से बाय करने की सलाह रहेगी। कोफोर्ज में भी लोअर साइड स्टॉप लॉस 8390 का रहेगा। अप साइड में पोटेंशियल्स करीब 8750 तक देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो 2 स्टॉक्स सचिन की तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर, टारगेट, स्टॉप लॉसेस और पूरी स्ट्रैटेजी उनकी आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बाजार जो है इस वक्त पॉजिटिव लेवल्स को तय करने की पूरी जद्दोजहद कर रहा है और कोशिश है पिछले 5 ही मिनट में मूव्स जो हैं काफ़ी हद तक ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी पर भी नज़र होनी चाहिए, बैंक निफ्टी पर भी नज़र होनी चाहिए। हर निशान में आते हुए भी दिखे हैं ये दोनों ही। सो बेंचमार्क्स बाजार को संभालने की कोशिश करते हुए, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई इस वक्त 24,811 के लेवल्स निफ्टी पर इस वक्त आप देख पाएंगे। और बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इन पर्टिकुलर जो हैं आज काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि बाजार इस जद्दोजहद में बुल्स का पलड़ा भारी होता है या फिर बेयर्स का पलड़ा। 55,370 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ ग्रीन पैटर्न डेवलप करने की कोशिश में जरूर। निमेश, आपकी राय क्या होगी, कैसे देख रहे हैं इस शुरुआत को आप? देखिए, शुरुआत में मेरा मानना है कि फ्लैटिश शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ से बुल्स का पलड़ा भारी रहेगा ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि ग्लोबल सेटअप अगर देखें तो आप सपोर्टिव है और पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो और आज आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर भी जो है वो सपोर्टिव है। तो बैंक और आईटी दोनों मिला के निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ से बाय करके चलना चाहिए ऐसा मेरा क्लियर व्यू है। पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ जो दिख रही है वो बैंक निफ्टी से काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं यहाँ से बाय रिकमेंड करूंगा। निफ्टी के तरफ से बाय कॉल की रिकमेंडेशन, यानी कि कन्विक्शन जो है बैंक निफ्टी पर इस वक्त बन रहा है। मेटल्स और एफएमसीजी में कमजोरी है सेक्टर वाइज अगर देखेंगे, लेकिन उसके इतर फार्मा, ऑटो, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, आईटी, एनर्जी, पीएसयू बैंक के सारे स्पेसेस हैं जहां पर एक्शन है। निमेश, आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे, स्टॉक्स क्या हैं बाजार की शुरुआत के साथ साथ?
देखिए, एक एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से 98 का स्टॉप लॉस लगा के एसजेवीएन के अंदर बाय करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड है और ऊपर में 113 तक के लक्ष्यांक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो एक राउंडिंग पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो दिख रहा है और स्टॉक ने एक फ्रेश 200 डेज की एवरेज का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो एसजेवीएन यहाँ से काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ से बाय करने का रिकमेंड है। और दूसरा जो स्टॉक है वो चंबल फर्टिलाइजर है। ये स्टॉक भी 100 डेज की एवरेज के आसपास काफी एक सपोर्ट ले रहा है। पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे थे कि स्टॉक एक रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है और यहाँ पर रेंज का एक ब्रेकआउट जो है वो चंबल फर्टिलाइजर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ऊपर में 630 तक के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले शॉर्ट टर्म में, एक या 2 वीक के अंदर। तो चंबल फर्टिलाइजर के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 585 का लगाना है और 630 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 630 तक के लेवल आपको चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त बाजार देखिए काफ़ी वोलेटाइल है और इसी बात की आसार भी थे कि बाजार वोलेटाइल रहेगा। कल एक्सपायरी भी है। निफ्टी इस वक्त आपको 30 अंक नीचे 24,800 के आसपास फिलहाल टिकने की कोशिश हो रही है। निफ्टी बैंक में हल्की सी तेजी, इसलिए आपको कहा गया था कि नहीं, शुरुआत जब हो बाजार की तो आधे घंटे आप वेट कर लें इंडेक्स में कोई भी ट्रेड लेने से पहले। स्टॉक में जो मौके बनेंगे उसके बारे में तो अपने एक्सपर्ट से हम जान ही रहे हैं। सचिन जी, आपकी बाजार में और कहां पर नजर गई है? कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर आ रहा हो जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? वेल, वैबैक एक स्टॉक है, उसमें एक अच्छा स्पर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो लाइक डबल बॉटम फॉर्मेशंस कंप्लीट किए हैं आज और उसके ब्रेकआउट्स जो है वो कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। 1620 के आसपास के ब्रेकआउट लेवल्स थे जो कि ब्रेक हो चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ पर और मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। आज इंट्राडे में भी इवन पॉसिबिलिटीज हैं 1670 1680 के लेवल्स को चेज करने की। सो एक अच्छे लाइक मोमेंटम्स यहाँ पर हैं, इसको बाइंग एज अ बाय अपॉर्चुनिटी लिया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर लेंगे अगर कोई ट्रेड लेता है करंट मार्केट प्राइस, तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1580। सो 1580 के स्टॉप लॉस के साथ में वेबैक में बाय किया जा सकता है 1670 1680 को भी दिखा पे। ठीक है, वॉटेक वॉबाग आज शुरुआत अच्छी की है शेयर ने, 1630 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और सचिन जी की रिकमेंडेशन है ये शेयर। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार वोलेटाइल है शुरुआत में, अभी आपके हिसाब से कहां पर बढ़िया ट्रेड सेटअप बन रहा है? बताइए सर, एक या दो शेयर जहां पर आपको भरोसा हो कि अच्छे पैसे बन जाएंगे। शुभ प्रभात अभिषेक जी, और मेरे अदर को पैनलिस्ट को भी मेरा शुभ प्रभात। जी, आज के सत्र में हमें निफ्टी पीएसयू बैंक्स में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। उसी में का जो हमारा पहला शेयर है वो है कैनरा बैंक। तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले कई दिनों से स्टॉक अपने ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो आज एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ये स्टॉक शो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक हमें बाय करके चलना चाहिए करंट लेवल्स पे। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 104 का रहेगा और जो अपर साइड के टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 119 के। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो है हुडको का। कई दिनों से ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था और आज यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और फर्दर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन भी नजर आया है 25 टू 30 के जोन के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड का ही है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं हुडको में। अपर साइड के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं हुडको में दिखाई दे रहे हैं 255 के, और एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है आज के सत्र में वो मेंटेन करना है 236 रुपीज का। ठीक है, ये दो शेयर होंगे आपके लिए लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। सचिन जी, एक बार जरा आईटीसी आप चेक कीजिए। आईटीसी कैश में तो 3% नीचे है, लेकिन फ्यूचर में देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है। ऐसा क्यों है और आप सलाह क्या देंगे, कैसे ट्रेड करना है आईटीसी को?
वेल बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन जरूर है दोनों प्राइजेस में एंड मुझे लगता है पॉसिबली शायद से लाइक एक्सपायरी के चलते ये थोड़े से वेरिएशंस हो गए, बट अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम डेली चार्ट्स पर अभी के लिए एक अच्छे ब्रेकडाउन आए हैं। करीब 420 422 यही लेवल्स थे जो कि आज ब्रेक होते हुए नजर आए हैं गैप डाउन के तौर पे, एंड स्टॉक अपने 100 DMS के नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है अगर बाकी इनके प्राइजेस करीब 422 के ऊपर सेटल नहीं होते हैं, सस्टेन नहीं होते हैं, तो फिर ये गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू होनी चाहिए। लोअर साइड में अराउंड 405 400 वो एक अच्छे सपोर्ट एरियाज है, और उन लेवल्स तक पॉसिबली जो है वो स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। सो आज का क्लोजिंग पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए कोई फ्रेश पोजीशंस लेने से पहले, बिकॉज अगर 422 के ऊपर ही अगर प्राइजेस सस्टेन हो जाते हैं तो फिर पॉसिबली ये एक फेक ब्रेकडाउन रहेगा और उसके बाद में एक रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। बट अगर 422 के नीचे या इस प्राइजेस की क्लोजिंग होती है तो फिर ड्रॉप डाउन जो है करीब 410 405 वहां तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, आईटीसी वेट एंड वॉच की सलाह है। एक और शेयर जिस पर व्यू चाहेंगे और वो है हिंद कॉपर का। आज नतीजे के दम पर यह शेयर दौड़ लगा रहा है, 4% ऊपर है, वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर इनफैक्ट है और 50% प्रॉफिट में जंप इसके आया था। सीडीएसएल उसके पीछे पीछे 2% के आसपास के मूव दिखा रहा है। लक्ष्मीकांत जी जरा दोनों शेयर आप चेक करके बताइए, बेहतर आपको क्या लग रहा है? किसी को अगर नया ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से कहां दाव लगाए? सबसे पहले हम हिंद कॉपर की बात कर लेते हैं जी। फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर हमें बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम देखने को मिले थे और अभी भी स्टॉक अपने हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 258 260 जोन के आसपास ही है, वहीं पर 200 डीएमए है। तो मुझे लगता है कि वहां से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है हिंद कॉपर में। हाँ, अगर हम इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये स्टॉक हमें फिर से 247 248 के रेंज में मिलता है तो देन आफ्टर हम इसमें बाइंग रेकमेंड कर सकते हैं। और वहां पर अगर पुल बैक मूव आएगा तो देन आफ्टर हमें फिर से यहाँ पर 260 से लेकर 262 के अपसाइड के मूव दिखा सकता है। उस दौरान जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें रखना है 236 का ऑन द डाउन साइड। वहीं पर अगर हम सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो ये ज्यादा बेहतर ट्रेड रहेगा एज कंपेयर टू हिंद कॉपर। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नजर आ रहे हैं। कई दिनों से सीडीएसएल अपने 200 डीएमए लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बुलिश बेल्ट रूल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, तो इसको करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। 1440 का स्टॉप लॉस रखा जाए और जो अपर साइड की जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं 1520 तक के। बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मीकांत जी। गुड मॉर्निंग। सीडीएसएल के स्टॉक प्राइस में बढ़िया मूवमेंट आती हुई और लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक जो है अपसाइड मूव्स दिखा रहा है और आज भी इस वक्त अगर आप देखेंगे 2% के गेंस के साथ ये स्टॉक जो है एट डे हाई ट्रेड करता हुआ 1494 के लेवल्स पर। और हिंदुस्तान कॉपर के तो अच्छे नतीजे भी थे, स्ट्रॉन्ग सेट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट थे। रेवेन्यूज़ 123%, मुनाफे के फ्रंट पर भी 63 करोड़ से सीधा मुनाफा 187 करोड़ पर गया था। सो रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट्स में नजर आ रहा है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी की तरफ से सीडीएसएल पर उनकी राय, उनके टारगेट स्टॉप लॉस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 1520 के लेवल्स इस वक्त नजर आते हैं। स्टॉक में बढ़िया परफॉर्मेंस है और मूव जो है अपवर्ड्स ही नजर आ रही है। इस बीच रेलवे काउंटर्स पर भी एक राय होनी चाहिए। निमेश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। बाजार की शुरुआत के साथ ही बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी थी लेकिन रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। टीटागढ़ रेल सिस्टम, आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स हरे निशान के साथ ट्रेड करना शुरू हुए थे और तब से लेकर अब तक मजबूती जो है वो कायम है। कल के सत्र में भी रेलवे स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन था। गिरावट में क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए निमेश? देखिए, टीटागढ़ रेल की अगर बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टॉक हालांकि 200 दिन की एवरेज जो 960 के आसपास आती है वहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है और वहां से हम लोगों ने देखा है कि आज का हाई वहां पर है। स्टॉक के अंदर थोड़ा करेक्शन आया, बट अगर डेली स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, रिवर्सल बन रहा है। तो मेरा मानना है कि टीटागढ़ के अंदर यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 870 का स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा दूर है। तो यहाँ से आप स्टेप के अंदर जो है 2-3 पार्ट के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है रिवर्सल बन जाएगा ऐसा हमारा मानना है और ऊपर में 1050 तक के लक्ष्यांक देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो पोजिशनल बेट है, एक रेजिस्टेंस एरिया के पास है, यहाँ से मोमेंटम थोड़ा लूज आउट हो रहा है
बट यहाँ से बाय करके चल सकते हैं 2-3 पार्ट के अंदर। और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 870 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम के अंदर रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है और सेक्टोरल चर्निंग भी इस वक्त लगातार होती हुई महज 15 से 20 मिनट हुए हैं बाजार के खुले हुए, लेकिन इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे आईटी, एनर्जी, पीएसयू बैंक और रियल एस्टेट सेक्टर, ये 4 सेक्टर्स हैं जहां से गेंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स से बिकवाली का दबाव है। रियल एस्टेट में भले ही इन दी ऑर्डर लास्ट है जो कि सपोर्ट सिस्टम इस वक्त दिख रही है, आईटी, एनर्जी और बैंक स्पेस में ज़्यादा मजबूती और सपोर्ट है, लेकिन रियल एस्टेट की चाल सचिन एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। मैक्रोटेक, लोढ़ा, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स और छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां भी एक्शन तो दिखाती है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच ये स्पेस भी काम कर रहा है, लेकिन हरे निशान के साथ लोढ़ा, डीएलएफ के स्टॉक अब भी ट्रेड करते हुए। जी बिल्कुल, मोमेंटम इन स्टॉक्स में भी कंटिन्यू बना हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम लोढ़ा की बात करें तो लोढ़ा में जो है वो करीब 1390 के आसपास के एक अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे प्रायर वीक में, और उसके बाद में मोमेंटम कंटिन्यू है। और ये मोमेंटम जो है वो अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम्स जिस तरीके से यहाँ पर इनिशिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियर कट नजर आ रहा है कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक के अंदर बना हुआ है। एंड अपसाइड मुझे लगता है कि करीब 1520 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो कोई भी डिप मिलती है करीब 1450 1440 रुपए के आसपास में, वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1410 1410 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स लग रहे हैं मुझे करीब 1500 1520 रुपए तक के, जो कि हमें नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर लोधा के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक एक और रिकमेंड करना चाहूंगा रियल्टी से, जो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर भी कुछ है ना बाइंग सेटअप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोअर साइड से एक रिकवरी अटेम्प्ट करने के बाद में स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा था, और उसके बाद में स्टॉक अपने 100 डीएमएस के ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी अराउंड 1% के आसपास का गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, और अपने इमीडिएट ब्रेकआउट के वर्ष पर ही है। ब्रेकआउट के जो लेवल्स हैं वो हैं 2280 के 2280, इसके ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है पॉसिबली मुझे लग रहा है इंट्राडे में करीब 2340 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो 2280 के आसपास से, मतलब 2280 के ऊपर ही एक बार इनिशिएट की जा सकती है बाइंग पोजीशंस 2340 2330 के टारगेट के लिए। लोअर साइड में उस केस में एक स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना रहेगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा 2240 रुपए का। ठीक है, मैक्रोटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये 2 शेयर हैं जिस पर सचिन जी बुलिश है और परफॉर्मेंस हम ठीक ठाक दिख रहे हैं। स्पेशली ये मैक्रोटेक में लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। बाजार थोड़ा सा 2 दिन में ढीला जरूर रहा है। कल भी कमजोरी हमने बाजार में देखी और आज भी जो शुरुआत हुई है कोई बहुत मतलब कमजोरी कहेंगे। 40-50 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, बावजूद उसके मैक्रोटेक में जो मजबूती है वो लगातार बनी हुई है। 24,750 के आसपास का है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें जो गिरावट है काफी हल्की गिरावट है, 40 अंकों के आसपास की नरमी है। 55,300 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का परफॉर्मेंस आज रिलेटिवली बेहतर लग रहा है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो वो ठीक है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो फिलहाल तो बेहतर लग रहा है। विक्स नीचे नहीं आ रहा है, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। एक और शेयर जो कैपेक्स थीम से जुड़ा है, इस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी। बीएचईएल में हम धीरे धीरे मूव देख रहे हैं। आपको याद होगा कि बीएल और बीएचईएल दोनों गिरे तो साथ ही थे, लेकिन बीएल ने अपनी रिकवरी बड़ी फटाफट की। वो डिफेंस वाला प्ले है थोड़ा सा उसमें। ये बीएचईएल में क्या आपको लगता है कि मूव ये कायम रहेगा? आज भी शुरुआत इससे ठीक ठाक ही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर हमें ग्रेजुअल अपसाइड का मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी भी ये जो भेल है वो अपने बुलिश क्रॉस ओवर जो कि 200 और 20 डीएमए के आसपास बनते हुए नजर आ रहा है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है यहाँ पर भेल में, जो कि ग्रेजुअली इसको पुश कर सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 285। तो हमें लगता है कि एक ग्रेजुअल अपसाइड का मोमेंटम हमें भेल में आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। और जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं हमें। जो इमीडिएट सपोर्ट है इसका आ रहा है 255 के आसपास, और जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम इस स्टॉक में बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, बीएचईएल को लेकर ये व्यू। इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखने की बाइंग है, स्पेशली जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एलआईसी के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं 3% के आसपास की। एलआईसी के साथ साथ जो जनरल इंश्योरेंस स्पेस वाली जो कंपनीज हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। और जीआईसीआरई हल्की सी तेजी जीआईसीआरई के शेयर में भी है, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी में।
एक राय जरा सचिन जी, आप न्यू इंडिया एश्योरेंस पर दीजिए। ठीक ठाक रिबाउंड है लोअर लेवल से और सस्टेन्ड बाइंग हम देख रहे हैं। क्या तेजी जारी रहेगी? जिसकी लॉन्ग की पोजीशन है, क्या बने रहे न्यू इंडिया एश्योरेंस में? हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मुझे लगता है बने रहना चाहिए पोजीशंस में। एक अच्छे कंसोलिडेशन प्रायली हमने देखे थे स्टॉक के अंदर नियर अराउंड 180 178 के आसपास में, और उसको ब्रेक करने के बाद में वापस एक छोटे से कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जाता हुआ नजर आया। बट अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 190 के आसपास के लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं एंड पॉसिबली अपसाइड मोमेंटम करीब 198 और 200 तक के लिए नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी के लिए बना हुआ, वो लेवल्स अगर सरपास होते हैं तो करीब 215 तक के लिए भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। जो लोग पोजीशंस में बिल्कुल इंटैक्ट रख सकते हैं अपनी पोजीशंस, लोअर साइड में स्टॉप लॉस 172 का रहेगा। सो 172 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस जो है वो बनी रही है एंड 200 210 ऑन दी हायर साइड में वो टारगेट्स हो सकता है। ठीक है, 200-210 तक के टारगेट हो सकते हैं। एक और शेयर आज चल तो रहा है शुरुआती कारोबार में, जरा इसके बारे में भी राय ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, IRB इंफ्रा जरा देख के बताइए। 2-2.5% के आसपास की शुरुआत इसने की है। पिछले दिनों जो नतीजे आए थे वो कंपनी के ठीक आए थे और उसके बाद से हम मोमेंटम इसमें देख रहे हैं। IRB हालांकि एक नैरो रेंज में ही रहता है, कहां तक जाता हुआ फिलहाल आपको दिख रहा है ये? ओवरऑल सेटअप तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है स्टॉक में, और यहाँ पर भी हमें कंजेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अब दी लेवल ऑफ 52। तो हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड मूव हम देख सकते हैं। जो नेक्स्ट एक इंट्राडे टारगेट है रहेगा वो 54 का रहेगा। वहीं पर हमें 200 DMA लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक माइनर रेजिस्टेंस साबित हो सकता है IRB के लिए। और अगर IRB अगर 54 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगा 60 लेवल तक। बट मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 50.50 का, और जो अपर साइड के जो टारगेट है वो आ रहे हैं 54 तक के। तो ओवरऑल एक 1:1 का एक सेटअप बन रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है और डेली क्लोजिंग का इंतजार कर किया जाए। तो अगर 54 के ऊपर क्लोजिंग होती है देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मूव IRB आने वाले दिनों में शो कर सकता है। चलिए, तो IRB इंफ्रा पर ये एक टेक बनता हुआ करीब 2.5% के गेंस, 52-53 रुपए के आसपास ये स्टॉक। रोड इंफ्रा स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए और सरकारी कंपनियों पर भी लगातार हमारा फोकस है। आज सुबह इन्फो एज पर कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और सचिन, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने तो या तो न्यूट्रल टारगेट्स हैं या तो टारगेट्स में कटौती ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स में देखने को मिली है। इन्फो एज का स्टॉक 1421 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2.25% के डाउन ट्रेंड्स के साथ काम कर रहा है। रिपोर्ट्स में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि स्टेबल एग्जीक्यूशन जो है इनके बिजनेसेस का वो कंटिन्यू होगा। बावजूद इसके मार्जिन्स को लेकर जो कंसर्न्स है, इसी के चलते टारगेट्स कट किए गए हैं या फिर न्यूट्रल रेटिंग्स दी गई हैं। क्या यहाँ से डाउनसाइड विजिबल नजर आती है आपको? हाँ बिल्कुल मानसी जी, जिस तरीके से सेटअप बना है 1520 के आसपास से हमने जो है एक रिट्रेसमेंट स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखा है एंड पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर जो है वो वीकनेस बनी हुई है। आज की बात करें अगर आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक अपने 100 DMS के नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। सो लाइक शॉर्ट टर्म के लिए लाइक बेयरिश सेटअप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। पॉसिबली ये मुझे लगता है ये डिक्लाइन जो है वो करीब 1350 1360 के आसपास तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से स्लाइट वीकनेस एक्सपेक्टेड है 1360 1350 लोअर साइड में ये टारगेट्स हो सकते हैं। अपसाइड में अभी के लिए जो हडल बना हुआ है वो 1520 ही है। वेल उससे पहले अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो एक जिसको एक स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है शॉर्ट पोजीशंस के चलते, तो वो रहेगा करीब 1460 के आसपास में। सो 1460 अभी के लिए एक स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस से ही इवन मुझे लगता है फर्दर वीकनेस और बढ़नी चाहिए 1360 1350 वो एक इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं अभी के लिए। 60 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। डाउनसाइड विजिबल नजर आती है 1360 तक के लेवल्स भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इसी के चलते इन्फो एज पर नजर रखनी चाहिए। कमजोरी है और कमजोरी गहराने की यहाँ पर आशंका। 1460 के स्टॉप लॉस के साथ 1350 इनफैक्ट डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही टारगेट गिरावट के। लेकिन ITI लिमिटेड, लक्ष्मीकांत जी आपसे राय जानना चाहेंगे। कल इस स्टॉक में सेकेंड हाफ में सर्किट लगा था
और नतीजों से पहले बढ़ा एक्शन देखने को मिला था इस स्टॉक में। नतीजे आ गए और नंबर्स काफ़ी दमदार हैं। एक्सचेंजेस पर नंबर्स मार्केट क्लोज के बाद आए थे और ITI लिमिटेड के स्ट्रॉन्ग सेट, रेवेन्यू के फ्रंट पर काफ़ी बढ़िया नंबर, सालाना आधार पर कंपनी के घाटे में भी कटौती हुई है। घाटा ज़रूर है लेकिन घाटा घटा है। इसी का रिफ्लेक्शन है ITI लिमिटेड में आज के सत्र में भी 7% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मानसी जी, यहाँ पर तो ब्रेकआउट हमें पहले ही देखने को मिल चुका है। ये जो ब्रेकआउट आया वो दिखाई दिया था वो 27 मई को आया था और उसके बाद हमें फॉलो थ्रू मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया है और रिसेंटली अभी ये अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम पिछले डाउन ट्रेंड का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर ये स्टॉक 23.6 के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें पिछले स्विंग हाई के कारण देखने को मिल सकती है, जो कि शो हो रहे हैं अराउंड 339 340 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ से एक 10 रुपए की और बढ़त ये स्टॉक आने वाले समय में हमें देखे जा सकते हैं। और एक बार अगर 339 340 के आसपास आता है तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जिनको नई बाइंग करनी है उनको थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए। अगर हमें डिप दोबारा से मिलता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 310 to 315, देन वहां से हमें बाइंग करनी चाहिए। करंट लेवल पर तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए और जो आने वाले समय में अगर फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे तो वो 340 के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। 340 के ऊपर और बड़े मूव होंगे ITI में। बैक टू बैक 2 सत्र में शानदार तेजी ITI में 7% ऊपर कारोबार कर रहा है। 330 रुपए के ऊपर नतीजे भी इसके सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए 9:45 हो गए हैं। बाजार तो थोड़ा फीका ही है। निफ्टी नीचे है, निफ्टी बैंक थोड़ा ऊपर है। 40 अंक नीचे निफ्टी है, 40 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है। लैकलस्टर माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है और यही स्थिति कमोबेश हम कह रहे हैं कि IPO जो खुले हैं उनकी भी है। तो IPOs को लेकर 18 स्वदेश आपको लगातार आगाह करता रहा है और इसी कड़ी में आज हम एक बेहद खास रिसर्च लेकर आए हैं, जिसकी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे मौजूद हैं, जो IPOs को अच्छे से ट्रैक भी करते हैं, स्पेशली SMEs को, लेकिन मेन बोर्ड है उनकी जानकारी भी शरद रखते हैं। शरद, ये बताइए कि अभी जो IPO खुले हैं उनको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बताऊंगा कि 18 स्वदेश का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। ये दोनों ही कंपनीज जो है मेन बोर्ड IPOs हैं। एक ऑफकोर्स स्लॉश बैंगलोर है और दूसरा है AG स्वोपैक। दोनों का ही दूसरा दिन सब्सक्रिप्शन जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन एकदम कमज़ोर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखने मिले। स्लॉश बैंगलोर का सिर्फ 17% बढ़ा है और AG स्वोपैक का 35% का है। तो ऑफकोर्स स्लॉश में जो है ऑफकोर्स एक नाम भी आता है लॉस, तो ऑफकोर्स आप समझदार है, आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे देखिए इसके जो इशू के आंकड़े हैं ये भी आपके सामने देखने मिल रहे हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर जो है सब्सक्रिप्शन देखने मिले। ये देखिए आंकड़े, बेहद ठंडा रिस्पांस आया है और ये 18 स्वदेश का रिसर्च टीम का इम्पैक्ट भी आपके सामने देखने मिल रहा है। और हमने जो है हमारे जो IPO एक्सपर्ट है शरण लाने ने इन दोनों कंपनीज़ के लिए अवॉइड कॉल भी दिया था, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। अब चलिए, IPO की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी ज़रूर पड़ी है, लेकिन लिक्विडिटी बाज़ार में आ गया है। मार्च और अप्रैल के महीने की अगर बात करें तो कोई IPOs नहीं आया था। IPOs नहीं आया था यानी कि लिक्विडिटी नहीं थी, लेकिन अब लगता है एटलीस्ट लिक्विडिटी तो आ गई है। मेन बोर्ड के आंकड़े की बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए जो है आप देख सकते हैं जुटाए जा रहे हैं और लगभग 6 IPOs हैं जो इस करंट क्वार्टर में चल रहे हैं। अभी मई का ही महीना हुआ है, जून का बाकी है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। हालांकि रफ्तार धीमी पड़ गई है। SME IPOs की भी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। ओवरऑल मेन बोर्ड SME दोनों को लेके कि किस तरह मोमेंटम आया है। टोटल इश्यूज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड पता चल रहा है। इशू प्राइस के नीचे वाले स्टॉक्स के आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जो है 2025 में भी देखा गया, 2024 में भी देखा गया। तो ये आंकड़ा जो है ये थोड़ा चिंताजनक ज़रूर है कि बाज़ार में लिक्विडिटी आ गए हैं, लेकिन IPOs का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। SME IPOs के अलावा अगर बात करें बड़े IPOs की, मेन बोर्ड IPOs की, तो ये भी जो है आपके सामने स्क्रीन पे आपको देखने मिल रहा है। इशू प्राइस के नीचे 2023 में से 46% शेयर्स हैं, पर यह आंकड़ा जो है वापस बढ़ रहा है 2025 में अगर आप कंपेयर करें 2023 और 2025 को। कैसे रहे हैं IPOs के लिस्टिंग, इस पे भी हम नज़र डालेंगे। और अभी तक जो है देखेंगे IPOs की संख्या 12 ही हुआ है। 2025 पे उतना शुरुआत नहीं हुआ, लेकिन देखिए ऑलरेडी आप कह सकते हैं 5 महीने ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव लिस्टिंग
जो है सिर्फ और 666% ही आया है, यानी कि सिर्फ 8 कंपनीज के पॉजिटिव लिस्टिंग आए हैं। भाई 2023 और 24 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आंकड़े और वेलकमिंग देखने मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स पूरा साल बाकी है, तो ऑफ कोर्स देखेंगे कि किस तरह आईपीओ मार्केट में मोमेंटम आता है। एब्सोल्युटली शरद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ताज़ा इस वक्त जो आईपीओज हैं उसका रिस्पांस कैसा है। पिछले 2-3 सालों में आए आईपीओज का प्रदर्शन भी आपने बताया, लेकिन अब आगे कोई आईपीओज आने वाले हैं, कोई सेक्टर्स हैं जिसे हमें रेडार पर रखना है? बिल्कुल, आने वाले आईपीओज पे भी नज़र रहेगी। 2025 की दूसरी छमाही में जो है करीब 6 बड़े आईपीओज आ सकते हैं। 6 बड़े आईपीओज का जो 10,000 करोड़ के ऊपर का जो है ये इशू साइज़ रह सकता है। और यार आने वाले आईपीओ में अगर आंकड़े की बात करें तो टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक एमएनसी कंपनी है, लेंसकार्ट, ग्रो, एनएसडीएल और फ़ोनपे, इन सारे स्टॉक्स में जो है या कंपनीज़ में आप देखेंगे इस पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बना हुआ है और इनके साइज़ भी बड़े हैं, तो इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन एनएससी पे अलग डिस्कशन करेंगे। जो है यहाँ पे इस साल के अंत तक एनएससी का भी आईपीओ संभव है। और एनएससी की अनलिस्टेड शेयर्स की बात करें तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आ गई है। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि शायद आईपीओ का अप्रूवल आ सकता है, जो अनलिस्टेड रेट में 1900 to 2000 रुपीज़ पर शेयर का जो है रिकॉर्ड स्तर पे एनएससी के अनलिस्टेड शेयर आ रहे हैं। और एनएससी के मार्केट कैप देखें तो 50,000 करोड़ के ऊपर का जो है ये आंकड़ा आपको पहुंच के देखने मिल रहा है। लेकिन स्टार्टअप के लिए भी जो है बड़ा अच्छा साल है, अच्छे स्टार्टअप्स लाइंड अप है। क्लास ऑफ 25 कहते हैं वीसीज। यहाँ पे देखिए फ़ोनपे, जेप्टो, बोट, कारदेखो, ब्लूस्टोन, बड़े दिग्गज स्टार्टअप आईपीओज जो है लाइंड अप है। अवांस फाइनेंशियल, इनक्रेड, फिजिक्स वाला और पेयू और ग्रो जैसे बड़े दिग्गज स्टार्टअप जो है लाइनअप लगा के रखे। तो आईपीओ का साल जो है खराब नहीं है। शुरुआत जो ऑफ कोर्स जो आप कह सकते हैं मिले जुले संकेत आए हैं, एसएमई तो खराबी है, लेकिन मेन बोर्ड में जो है डिसेंट जो है आप देख सकते हैं इवेंट्स के जो है मेन बोर्ड आईपीओज आ रहे हैं। तो एसएमई में 1 या 2 और 10 में से इश्यूज ठीक आ रहे हैं, बट ओवरऑल जो है सेकेंड हाफ ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, खासकर कि मेन बोर्ड आईपीओज को लेके। शरद, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सारी डिटेलिंग में आपने ये सारी चीज़ें बताई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बताने के लिए। तो इस वक्त आईपीओ मार्केट में क्या कुछ है, पिछले 2-3 सालों में आईपीओ का रुझान कैसा रहा है, आने वाले दिनों में कौन से आईपीओज आने वाले। कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, उनके प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल करते होंगे, अब वो भी मार्केट में आने वाले हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाले हैं आईपीओज के जरिए। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरा का पूरा पॉकेट, और इसमें कॉशियस भी रहना चाहिए। और आपको जहाँ जहाँ एहतियात बरतना है वो सारी चीज़ें हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आईपीओ बाजार पर आईपीओ मार्केट को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए शरण लिलानी, मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं। और जब वो जुड़े थे उन्होंने 2 आईपीओज पर अपनी राय रखी थी, श्लॉस बैंगलोर और एजिस वोपैक के आईपीओ पर। बेहद ठंडा रिस्पांस जताया था उन्होंने और वैसा ही कुछ देखने को मिला। 2 दिन में श्लॉस बैंगलोर के आईपीओ में सिर्फ 17% की कह सकते हैं भरा, और इसके अलावा एजिस वोपैक का आईपीओ जो उसमें भी 35% सिर्फ 35% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। सो इतना स्वदेश पर जो एक्सपर्ट लगातार आपको इस आईपीओ पर, दोनों आईपीओ पर राय दे रहे हो, सही और सटीक साबित होती हुई दिख रही है। अवॉइड की सलाह यहाँ पर आपको दी गई थी। चलिए वापस से बाजार की तरफ लौटते हैं और एलआईसी के चार्ट्स को एक बार देखते हैं। एलआईसी ने नतीजे तो कमज़ोर पेश किए थे, लेकिन स्टॉक में मूवमेंट आज अच्छी खासी देखने को मिली है। इस वक्त एलआईसी के काउंटर को अगर देखें, और सचिन एक राय आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे, स्टॉक प्राइस में मोमेंटम है 8% के गेंस के साथ 940 944 के लेवल्स पर एट डे हाई ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। अच्छा, बॉटम फेस किया है और उसके बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो रिवर्सल मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आया। ऑन द लोअर साइड में 830 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि एक एज ए रेजिस्टेंस और एक इमीडिएट हर्डल्स एक्ट करते हुए नजर आ रहे थे, वो फाइनली ब्रेक हुए हैं। प्रायर वीक में एक अच्छा मोमेंटम था। प्रायर वीक में हालांकि थोड़ा सा जो है वो एक हम बोल सकते हैं साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था, बट आज अगेन स्टॉक के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो फॉल है करीब 1230-40 के आसपास से, तो प्रीति रिसेंट मूव जो बॉटम
मोमेंटम्स लगे थे करीब 715 के आसपास के, उस पर एक रिट्रेसमेंट्स अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली 38.2% के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर साइड में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम्स जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। अपसाइड में इमीडिएट टारगेट्स जो है स्टॉक के वो करीब 980 और 1000 तक के लिए हो सकते हैं। 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा जो कि एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है स्टॉक के लिए, बट अगर जैसे ही वो लेवल सरपास होते हैं पॉसिबली करीब 1050 तक के लिए भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक के अंदर नजर आ सकता है। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से इमीडिएट टारगेट 980 990 कंसीडर करके चले जा सकते हैं, और इनकेस अगर 1000 के ऊपर स्टॉक प्राइसेस सस्टेन होते हैं तो 1050 वो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है स्टॉक के लिए। 80 और उसके बाद 1050 तक जाने का भी दमखम रखता है LIC, इसे वॉच आउट जरूर करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों पर आपसे राय जानना चाहेंगे। स्टॉक में मूव्स नजर आते हैं। कल के सत्र में हमने अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड देखा, ऑलमोस्ट 3-4% के गेंस के साथ SBI लाइफ का स्टॉक क्लोज हुआ था और हमारे रिकमेंडेशंस की लिस्ट में भी रहा ये स्टॉक। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं दोनों ही स्टॉक में एक्शन जरूर है। राय क्या होगी एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है उनके लिए, और कल की जितनी तेजी नहीं है इन स्टॉक्स में तो क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी बिल्टअप हो रही है? जी मानसी जी, ऐसे SBI लाइफ में तो हम अभी भी पॉजिटिव है, और कल भी हमने आपके क्लोजिंग ट्रेड के शो में ये इसको बाय रिकमेंड किया था। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ तो बुलिश साइड का ही है। हमारे जो टारगेट है 1915 1920 तक के दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर जो स्टॉप लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 1740 का है। सो ओवरऑल SBI लाइफ में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। और अगर हम HDFC लाइफ के स्टॉक्स पे नजर डालते हैं तो इसमें अच्छा खासा रनअप आ चुका है। वीकली चार्ट्स पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है HDFC लाइफ में, तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी अपसाइड की ओर मोमेंटम बना रह सकता है। बट करंट लेवल्स पर हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फर्दर रेंज बाउंड कैंडलस्टिक का पैटर्न दिख रहा है। अगर 760 750 के नीचे क्लोज होता है तो हमें फर्दर प्रॉफिट देखने को मिल सकती है HDFC लाइफ में। अगर 760 के आसपास पुल बैक मूव आता है तो देन आफ्टर हमें फर्दर अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम इन दोनों ट्रेड को कंपेयर करें तो SBI लाइफ ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल जो अपसाइड के मूव है हमें SBI लाइफ में ज़्यादा बेहतर दिखाई देंगे HDFC लाइफ से। जी, थैंक्स फॉर दैट टेक। लक्ष्मीकांत जी आपका भी और सचिन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। बाजार में इस वक्त गिरावट और गहराती हुई नजर आएगी। 24,800 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव इस वक्त हावी होता हुआ 55,500 के नीचे 55,300 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।